नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है क्लास के अंदर। पिछले कई दिनों से हम जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो लास्ट पेपर हो रखे हैं उसकी पीवाईक्यू की बात कर रहे हैं। ये पीवाईक्यू, मुझे ये उम्मीद है कि मतलब जब आप इस क्लास को देखते हो तो उस यूनिट के प्रति आपका जो डर था, जो एग्जाम को लेके जो आप में जो फियर था, वो आप में दूर हो गया होगा। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन उस तरीके से सोल्व करा रहा हूँ जिस तरीके से आपको एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करना है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता रहा हूँ कि किस टॉपिक से, किस प्रकार से, किस लेवल के मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको मैंने ये भी यहाँ क्लास के दौरान बताया होगा। तो जिस स्टूडेंट ने क्लास को पूरा देखा होगा उसके अंदर काफी सुधार हुआ होगा कि क्वेश्चन के प्रति जो आप में जो डर है वो दूर हुआ होगा कि मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन का लेवल रहता है एग्जाम के अंदर। क्योंकि जब लास्ट टाइम पीरियड होता है उस टाइम हमारे अंदर ये एक भय होता है कि पेपर कैसा आएगा। हमारे अंदर ये भी होता है कि मेरे पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, मतलब यहाँ तक हमारे अंदर ये एक फियर होता है। इस फियर को दूर करने का एक ही तरीका, पीवाईक्यू मिलाओ लास्ट टाइम में और प्रैक्टिस और सॉरी रिवीजन करो मैक्सिमम टाइम। अब देखो आज की जो क्लास अपन ये कल अपने जो क्लास ली थी वो हमने टेक्सोनोमी के बारे में ली थी, जिसमें हमने टेक्सोनोमी के अंदर भी हमने इसमें टेक्सोनोमी के अंदर भी हमने आपके एक प्लांट टेक्सोनोमी लिया था, उसके साथ में हमने मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन लिए थे और फैमिली के। इन तीनों टॉपिक को मिलाकर अभी तक आपके फर्स्ट ग्रेड के जो कुल 6 पेपर हुए उसके अंदर टोटल 59 क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन आए? 59 क्वेश्चन। इन 59 क्वेश्चन में से 29 क्वेश्चन हमने कल की क्लास में सोल्व कर लिए। अब जो बाकी वाले जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अपन आज सोल्व करेंगे। अब देखो आपको इस आज वाली जो क्लास है इसके अंदर प्लांट फैमिली के क्वेश्चन ज्यादा है, तो आपको ये समझ में आएगा क्योंकि प्लांट फैमिली एक ऐसा टॉपिक है वहां पर मतलब उसको आप एक दो बार रिवीजन करने से या उसको आप रट के याद नहीं कर सकते। फैमिली जो प्लांट फैमिली है, जो मॉर्फोलॉजी है, वो एक फील्ड बेस के ऊपर टॉपिक होता है। क्योंकि आप किसी प्लांट को देखोगे, उसकी मॉर्फोलॉजी को देखोगे तो वो आपको उल्टा इतना आपको इजी वे में समझ में आएगा। तो आज आपको इस क्लास को देखने के बाद में आपको ये पता पड़ जाएगा कि फैमिली से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। और मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि पोइसी फैमिली से क्वेश्चन हमारे यहाँ इसमें ज्यादा आते हैं। मतलब कोई भी एग्जाम, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, मतलब राजस्थान में हो, एमपी यूपी, जहां भी एग्जाम बायोलॉजी का होगा, फैमिली से क्वेश्चन आएंगे तो पोइसी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, मैंने ये नोट किया। उसके बाद अब फैमिली के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, तो आज हम देखेंगे लगभग 10-12 क्वेश्चन है प्लांट फैमिली के हमारे आ रखे हैं। उन 10-12 में से 10 क्वेश्चन जो है वो फैमिली के एंड्रोसियम और गाइनोसियम के ऊपर बेस है। मैं वापस से कह रहा हूँ, प्लांट फैमिली के अंदर उसका जो एंड्रोसियम होता है, जो गाइनोसियम होता है, एग्जाम के टाइम उसको पढ़ के जाना। अगर आपके पेपर के अंदर फैमिली के 3 क्वेश्चन आए तो उसमें से 2 क्वेश्चन आपको उस फैमिली के एंड्रोसियम तथा गाइनोसियम के ऊपर मिलेगा। अब एंड्रोसियम और गाइनोसियम हर फैमिली का पर्टिकुलर उसकी डिफरेंट डिफरेंट उसके स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, तो आप ये देख के जाना। तो अब देखो ये क्लास 2 पार्ट के अंदर, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो अपने इससे पहले वाली क्लास में किया और ये आपके सेकंड वाला पार्ट है। आज हम ये टॉपिक पूरा कर देंगे। तो सोल्व करो, आपका ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रखा है कि किस में सेल वॉल नहीं होती है, कोशिका भित्ति किस में नहीं होती है, ये पूछ रखा है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। तो आप लोग इसको आराम से सोल्व कर दोगे, लेकिन मैं आपको पूरा इसके बारे में बता देता हूँ कि सेल वॉल कहाँ कहाँ नहीं होती है। जब जब सेल वॉल की बात आएगी, ध्यान रखना, जब जब सेल वॉल की बात आएगी, जब जब सेल वॉल की बात आएगी तो ध्यान रखना सेल वॉल कहाँ पर एब्सेंट होती है, यही पूछा है ना। तो आप देखो, आप सेल वॉल कहाँ एब्सेंट होती है। आप जब टेक्सोनोमी पढ़ते हो उसके अंदर आप अपन पढ़ते हैं कि कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, उन प्रोटोजोआ के अंदर सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। प्रोटोजोआ के अलावा आपने पढ़ा होगा कि एनिमल सेल के अंदर भी सेल वॉल एब्सेंट होती है। याद करो, इसके अलावा बताओ और कहाँ कहाँ सेल वॉल एब्सेंट होती है। एनिमल सेल के अलावा आपने पढ़ा होगा स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड के अंदर भी सेल वॉल आपके एब्सेंट होती है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा यूग्लिनोइड्स, क्या पढ़ा होगा आपने? यूग्लिनोइड्स। तो यूग्लिनोइड्स के अंदर भी सेल वॉल आपके क्या होती है? एब्सेंट होती है। ये तो आपके थे। अब इसके अलावा सर सेल वॉल बैक्टीरिया के किस किस बैक्टीरिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। अब देखो,
जो आपका माइकोप्लाज्मा होता है, ये जो माइकोप्लाज्मा है इसके अंदर नेचुरली सेल वॉल एब्सेंट होती है, मतलब प्राकृतिक रूप से इसके अंदर सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब आपने एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा जिसका नाम है एल फोरम बैक्टीरिया। एल फोरम बैक्टीरिया, ये आप सभी ने नाम सुना होगा कि एल फोरम बैक्टीरिया के बारे में। अब देखो मैं इसको अलग क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो एल फोरम बैक्टीरिया होता है इसके अंदर नेचुरली तरीके से सेल वॉल एब्सेंट हो सॉरी प्रेजेंट होती है। इस बैक्टीरिया के अंदर नेचुरल तरीके से सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर इस बैक्टीरिया की लेकिन अगर इस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट दिया जाए, एंटीबायोटिक का अगर इस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से इसको उपचारित किया जाए तो इस बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल हट जाती है, मतलब ये सेल वॉल लेस बैक्टीरिया हो जाएगा। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक अनस्टेबल एल फॉर्म और स्टेबल एल का मतलब होता है लिस्टर इंस्टीट्यूट, जो लैंड स्टीनर शायद ऐसा कोई साइंटिस्ट था, उसने इस बैक्टीरिया की खोज की थी। लिस्टर इंस्टीट्यूट वो लंदन के अंदर था, इसलिए वहां से इसका नाम पड़ा एल फॉर्म। इसके अलावा सर और सेल वॉल किस बैक्टीरिया में एब्सेंट होती, तो आपको पता होगा माइकोप्लाज्मा के भाई होते हैं। एक आपने पढ़ा होगा फाइटोप्लाज्मा, क्या पढ़ा होगा आपने, फाइटोप्लाज्मा। तो फाइटोप्लाज्मा के अंदर भी सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा स्पाइरोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा के अंदर भी सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके अलावा एक और आता है ये आपके कोर्स में नहीं है शायद, यूरिया प्लाज्मा करके है। ये जो सभी होते हैं ना, यूरिया प्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, ये सब माइकोप्लाज्मा क्लास से बिलोंग करते हैं या माइकोप्लाज्मा के समान होते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अब एक किसी एग्जाम में पूछ रखा है जो आपके आर्की बैक्टीरिया होता है और एक आपके होता है यू बैक्टीरिया, ये आपने नाम सुना होगा। एक होता है आर्की बैक्टीरिया, एक होता है यू बैक्टीरिया। कमेंट बॉक्स के अंदर इसके आंसर बताना, आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है और यू बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है। अगर आपको ये आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसके आंसर मुझे बताना। फिर ये नॉस्टॉक है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये साइनोबैक्टीरिया, इसके अंदर म्यूरामिक एसिड की सेल वॉल बनी होती है। मैं बता देता हूँ, जो साइनोबैक्टीरिया इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। और इसकी जो सेल वॉल होती है, इसकी सेल वॉल जो होती है हमने कल पढ़ा था म्यूरामिक एसिड से बनी होती है। ये हमारा नॉस्टॉक है, ये भी आपके ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर आएगा। अब आपको बताना क्या है, आर की बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है और यू बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, बाकी कल की क्लास में बता दूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे माइकोप्लाज्मा। अगले क्वेश्चन को सोल्व करो। एक बात और बता देता हूँ, ये सारे के सारे जितने भी मैं क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ ना, एक भी क्वेश्चन मैंने किसी बुक से कॉपी पेस्ट नहीं किया है, ना मैंने मैंने खुद की तरफ से बनाया है। सारे के सारे क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आरपीएससी ने पूछ रखे हैं, बायोलॉजी एग्जाम में वो क्वेश्चन है। ये मैंने कल की क्लास में सोल्व करा दिया है, तो यहाँ अपन इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसका आंसर मैंने कल बता दिया, क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है। बियरिंग सेक्स ऑर्गन इन मोसेज, तो ये आपके इसका लीफी स्टेज हो जाएगा, हमने कल पढ़ा था ये। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। ब्रैकेट कवक किस समूह में शामिल होते हैं, मतलब ब्रैकेट फंगी किस क्लास फंगी की क्लास का दूसरा नाम है। ड्यूटेरो, बेसिडियो, फाइको और एस्को। अब इसमें सबसे पहले आपकी फंगी आ रही है जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइसीट। क्या नाम है इसका, ड्यूटेरो। इस ड्यूटेरोमाइसीट एक तो हम इसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगी, क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंगी, इसको हम इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम बोलते हैं डस्टबिन फंगी, क्या बोलते हैं इसको हम, डस्टबिन फंगी भी बोलते हैं। और डस्टबिन के अलावा इसको हम एक और बोलते हैं आर्टिफिशियल फंगी, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल फंगी। अब देखो इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर इस फंगी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट, इसलिए ऐसी फंगी, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं उसको बोलेंगे इम्परफेक्ट फ्लावर बोलेंगे। और जिस फंगी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा उसको हम बोलेंगे इम्परफेक्ट फंगी, तो वो ड्यूटेरोमाइसीटीज है। डस्टबिन, ये डस्ट है ना, डस्टबिन है, इसको डस्टबिन इसलिए बोलते हैं। अब आप देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या, जैसे अपने घर में कोई तीन चार कोई जैसे आप इसे मान लो कि हाँ, आप ऐसे मान लो कि आपके रूम के अंदर 10 बुक पड़ी है, उन 10 बुक में से 2 बुक या 2 रजिस्टर ऐसे है जो आपके रफ रजिस्टर है, आपके काम की नहीं है। इसका मतलब उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपकी लाइफ के अंदर। जब उसका कोई इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में नहीं है तो आप क्या करोगे, उसको उठा के डाल दोगे डस्टबिन के अंदर, यही होता है ना। अब देखो किसी एनिमल के लाइफ साइकिल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको पता है सर, रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूटेरोमाइसीट में एब्सेंट है। जब ड्यूटेरोमाइसीट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है
तो जो फंगी, तो जिस फंगी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा वो फंगी हमारे लिए काम की नहीं होगी, और जो चीज हमारे लिए काम की नहीं होती उसको हम डाल देते हैं डस्टबिन के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं डस्टबिन फंगी। उसके बाद लिखा हुआ आर्टिफिशियल फंगी, ये भी इसलिए लिखा हुआ कि इसके अंदर आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल फंगी कहा जाता है। इसमें ये पूछा हुआ इम्परफेक्ट फंगी वाला। अगली आती है बेसिडियोमाइसिट्स। तो जो बेसिडियोमाइसिट्स होती है इसको हम एक तो बोलते हैं क्लब फंगी, क्या बोलते हैं, इसको हम क्लब फंगी बोलते हैं, इसको हम क्लब फंगी बोलते हैं। दूसरा इसको हम बोलते हैं आपके ब्रैकेट फंगी, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट फंगी बोलते हैं। इसको हम ब्रैकेट फंगी क्यों बोलते हैं, इसको कई जगह पर सेल्फ भी कहते हैं, सेल्फ फंगी भी कहते हैं। इसको ब्रैकेट इसलिए बोलते हैं, ये जैसे कोई प्लांट है तो ये फंगी जो होती है इसके ऊपर इस प्रकार से ऐसे ग्रो करती है ना, डायग्राम सही नहीं बना। ये फंगी जो होती है इसके ऊपर जैसे कोई अपने घरों में जैसे सेल्फ होती है ना, जैसे कोई दीवार के ऊपर सेल्फ लगी होती है, सेल्फ, उस प्रकार से ये फंगी भी इसके ऊपर ऐसे ग्रो कर, जैसे ये कोई प्लांट पे कोई सेल्फ बनी हुई है, अपने घरों में होता है ना दीवार में सेल्फ, कोई टाइल लगा कर अपने सेल्फ बनाते हो उसके ऊपर कुछ अपन रखते हैं। तो जो बेसिडियोमाइसिट्स के जो फंगी होते हैं इनका जो बेसिडियो कारक होता है वो जैसे प्लांट पे ऐसे जाके चिपकता है, तो हमें ऐसे लगता है जैसे कोई सेल्फ रखी हुई है उसके ऊपर जाके हम कुछ रख देते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट या सेल्फ। इसको हम कल्ब इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो बेसिडियम होता है वो कल्ब के समान होता है, इसलिए इसको हम कल्ब फंगी बोलते हैं। फाइकोमाइसिटीज को क्या बोलेंगे, तो आपको पता है कि फाइकोमाइसिटीज को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आपके वाटर फंगी, क्योंकि इसके मेंबर जो है वो पानी में होते हैं। एल्गल फंगी, क्योंकि एल्गी भी पानी में होती है, एल्गल। इसके अलावा इसको हम बोल सकते हैं लोअर फंगी, मतलब ये फंगी का सबसे लोअर ग्रुप है। एस्कोमाइसिटीज को क्या बोलेंगे, तो आपने पढ़ा होगा इसको हम सैक फंगी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैक फंगी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एस्कस बनते हैं इसके अंदर, वो थैलीनुमा होते हैं और थैली को सैक बोलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था ब्रैकेट फंगी के बारे में, तो बेसिडियोमाइसिटीज हो जाएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। टेक्सा, द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ टेक्सा इज कॉल्ड, टेक्सा का जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोलोगे, तो आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, हायरार्की बोलते हैं। आपने अब देखो एक मैं और यहाँ से आपको टॉपिक बता रहा हूँ कि मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया है टैक्सोनॉमी, आपको पता है, जिसमें इस ये शब्द एपीडी कैंडोले ने दिया था। इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनकल्चर और क्लासिफिकेशन। अब देखो इसने पूछा है कि हायरार्की क्या है, तो मैं जैसे आपने ये पढ़ा होगा ना कभी, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ रखा है और अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आ रखा है। अब अभी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया था, इसका सीक्वेंस बताओ। उसने ये दे रखा था किंगडम ऐसे ये जो है ना आपके ये जितने भी टेक्सोन दे रखे थे उस सीक्वेंस पूछा था। मैक्सिमम स्टूडेंट इस सीक्वेंस के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिवीजन ऊपर आएगा, क्लास ऊपर आएगा या जीनस कहाँ आएगा, ये सब क्योंकि हम लोग 7 मुख्य कैटेगरी है। आप जब आगे प्रोफेसर की तैयारी करोगे, हायर लेवल पे पढ़ोगे, तो आप देखोगे टोटल 33 कैटेगरी होती है ये टेक्सोन, लेकिन अभी आपको 7 का ध्यान रखना है। तो एक बार प्रोफेसर एग्जाम में पूछ रखा है कि मेन टेक्सोनोमिकल कैटेगरी कितनी होती है, तो मुख्य रूप से 7 श्रेणियां होती है, और अगर टोटल पूछे ना अगर ऑप्शन में है तो वो 33 होती है, आपको नहीं ध्यान रखना वो। अब देखो मेन 7 कौन कौन सी है, तो मैं आपको उसकी ट्रिक बताता हूँ। एक लड़का था उसका नाम था KDC, क्या नाम था, सॉरी, एक लड़का था उसका नाम क्या था, KDC। एक लड़का, सॉरी, एक लड़का था उसका नाम था KDC। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था सुमन, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था, सुमन था, और उसकी गर्लफ्रेंड सुमन थी वो क्या हो गई, ऑफ हो गई। आया समझ में। तो KDC नाम का लड़का था, KDC नाम का लड़का था, उसकी फिर आपको ऐसे पढ़ना, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था सुमन, और वो क्या हो गई, ऑफ हो गई। अब इसका देख लो, के का मतलब आपको पता है किंगडम, के का मतलब क्या है, किंगडम। डी का मतलब आपको पता है डिवीजन, अगर मैं प्लांट की बात करूंगा तो आएगा डिवीजन, अगर हम एनिमल में पढ़ रहे हैं इसको मैं बोलूंगा फाइलम। सी का मतलब आपको पता है क्लास, ओ का मतलब आपको पता है ऑर्डर, और एफ का मतलब आपको पता है फैमिली, और जी का मतलब आपको पता है जीनस, एस का मतलब आपको पता है स्पीसीज। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आ रखे हैं, एक क्वेश्चन आ रखा है मुख्य कैटेगरी कितनी होती है, तो 7 होती है, आपको ये इसका याद रखना, मुख्य ये 7 होती है। उसके बाद इसके सीक्वेंस के बारे में पूछ रखा है कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इसका सीक्वेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ध्यान रखना। तो ये हमेशा आप भूल जाते हो, ट्रिक ध्यान रखना, KDC नाम का लड़का था, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम सुमन था, वो ऑफ हो गई। अब ऑफ क्यों हुई उसका वो जाने। अब देखो एक अगला क्वेश्चन और आता है
कि जब आप इस टेक्सोनोमिकल, ये जो आपके जो हायरार्की होती है, ये जो वर्गीय की श्रेणियां हैं, जब आप इसमें ऊपर से नीचे जाते हो, कहने का मतलब जब आप किंगडम से स्पीसीज की ओर जाते हो, क्वेश्चन आ रखा है कि जब आप टेक्सोनोमिकल कैटेगरी के अंदर ऊपर से नीचे आते हो, मतलब किंगडम से स्पीसीज की ओर आते हो, तो समानताएं बढ़ेगी या असमानताएं बढ़ेगी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ध्यान रखना, जब आप ऊपर से नीचे आ रहा हो, नीचे आ रहे हो, तो इसके अंदर सिमिलरिटी बढ़ती है, मतलब समानता बढ़ती है। क्या होती है? समानता इसके अंदर, मतलब यहाँ जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें सिमिलरिटी ज्यादा होगी, समानता ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। अब क्यों होती है वो मैं, अगर आपकी क्लास होती है हमारी ये थ्योरी की, तो बताता मैं। और इसका उल्टा कर दो, अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, सॉरी, अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो क्या बढ़ेगा? तो इसका उल्टा कर दो, तो यहाँ बढ़ेगी आपकी डिसिमिलरिटी, असमानताएं बढ़ेगी, असमानताएं बढ़ेगी। आया समझ में? जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो समानताएं बढ़ेगी, नीचे से ऊपर जाते हो तो असमानता बढ़ेगी। सर याद कैसे करें, कंफ्यूज होंगे। तो बताओ एस कहाँ आ रहा है? एस यानी स्पीसीज नीचे आ रही है, मतलब ऊपर से नीचे आना है, तो एस आएगा, मतलब एस बढ़ेगा, एस मतलब सिमिलरिटी बढ़ेगी। आया समझ में? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखना। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन अपना आगे और आएगा, लॉजिकल क्वेश्चन है, इस इंडिया की किसी भी बुक में और नहीं होगा, वर्ल्ड की किसी भी बुक में नहीं होगा, जो आपको आगे वाला क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन वो क्वेश्चन इसके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। आया समझ में? वो अपन आगे देखेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। सिनजेनेसिस एंड इपीपेटलस स्टेमन आर फाउंड इन, करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो मैंने आपको कल बता दिया है ना, सिनजेनेसिस का मतलब मैंने कल बता दिया था कि सिनजेनेसिस का मतलब होता है जब किसी स्टेमन के फिलामेंट तथा उसका जो एंथर लोब होता है, ये दोनों फ्यूज होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे, सॉरी 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 सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया। कल मैंने आपको बताया था सिनजेनेसिस का मतलब है जब किसी स्टेमन के जो एंथर लोब होता है, जो एंथर लोब होता है वो अगर फ्यूज होता है तो उसको हम बोलते थे सिनजेनेसिस। और एक मैंने आपको बताया था सिन एंड्रस कंडीशन, उसमें मैंने बताया था कि फिलामेंट तथा एंथर लोब दोनों फ्यूज होंगे, वो कुकर बीटेसी का करेक्टर है। एक यहाँ एक और दे रखी है, ईपी पेटलस क्या है? अब आप कह रहे थे कि सर हमारे कोर्स में नया टॉपिक ऐड हुआ, सेमी टेक्निकल टर्म, आपके मॉर्फोलॉजी में होगा ना, इसका मतलब यही, ये एक प्रकार की सेमी टेक्निकल टर्म, मतलब ऐसे ऐसी जहाँ जो इंपॉर्टेंट शब्दावली है फैमिली से संबंधित, वो सब इसमें आएगी। अब देखो ईपी पेटलस का मतलब क्या, ये देखो ईपी पेटलस कंडीशन, नाम से पता पड़ रहा है, ये जो होती है ये ईपी पेटलस स्टेमन के रिगार्डिंग है, ध्यान रखना है ना। अब ईपी पेटलस में क्या होता है, आपने देखा होगा एक फ्लोर का फॉर्मूला ऐसे बनता है, कोरोला, कैलिक्स, सॉरी, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। अब इसने क्या बोला, स्टेमन, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? एंडोसियम की बात हो रही है। पेटल्स किसकी यूनिट है? तो आपको पता है कि कैलिस की यूनिट होती है सेपल, इसकी होती है पेटल। तो यहाँ पर ये दोनों ऐसे आपस में जुड़ी हुई होती है, इसको बोलते हैं ईपी पेटलस कंडीशन। ये किस किस में पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना होगा, एस से सोलेनेसी, दूसरा हो जाएगा लीलियसी, और तीसरा हो जाएगा आपके ये एस्टेरेसी के अंदर पाया जाता है, एस्टेरेसी के अंदर ये पाया जाता है। तो ये फैमिली के नाम ध्यान रखना। ईपी पेटलस कंडीशन जो आपके होती है वो आपके सोलेनेसी के अंदर पाई जाएगी। सोलेनेसी के अलावा ये आपको लीलियसी के अंदर दिखेगी और एस्टेसी के अंदर। सोलेनेसी डाइकोट फैमिली है, लीलियसी आपकी मोनोकोट फैमिली है, ये आपकी डाइकोट फैमिली है। अब अगला क्वेश्चन आता है आपके माइंड में, ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि ईपी पेटलस कंडीशन क्यों बनती है, और मतलब कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। साइंस पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपन, कुछ कारण नहीं होगा किसी भी बात का। यहाँ पर कारण तो होगा ना कि प्लांट ने ईपी पेटलस कंडीशन क्यों बनाई, इसको रटो मत। कारण क्या, आप देखो मुझे, एक, आप मान लो ये कोई फ्लावर है, उसके चार पार्ट है। सबसे बाहर वाला पार्ट क्या होता है? आपको पता, कैलिक्स होता है। कैलिक्स का काम क्या होता है? फ्लावर को प्रोटेक्शन देना, यही होता है ना। अब मुझे बताओ पॉलिनेशन में हेल्प कौन सा पार्ट करता है? तो आपका आंसर आएगा कि सर ये जो कोरोला होता है ये रंगीन होता है। ये कैसा होता है? रंगीन होता है। इसका मतलब जो इंसेक्ट आएगा वो कहाँ आके बैठेगा? इंसेक्ट आके कोरोला पे बैठेगा, ये रंगीन होता है। इंसेक्ट को करना क्या है? पॉलिनेशन करना है। पॉलिनेशन कैसे करेगा? इसके अंदर जो स्टेमन के अंदर जो पोलन ग्रेन होंगे वो जाके इसके ऊपर चिपकने चाहिए। अब आप सोचो, जब ये कोरोला और स्टेमन दोनों पास पास में है, अब कोई इंसेक्ट यहाँ आके बैठ गया है, तो ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है ना कि मतलब इसके पोलन ग्रेन इसके ऊपर आराम से आके, मतलब ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि पोलन ग्रेन, और ईपी पेटलस कंडीशन के अंदर ये पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है कि पोलन ग्रेन आराम से इंसेक्ट पे इंसेक्ट के ऊपर आके चिपक सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ में पाए जाते हैं। अब आप सोचो अगर ये दोनों ऐसे अलग होते तो
तो अगर कोई इंसेक्ट यहाँ आके बैठा है तो यहाँ पॉसिबिलिटी कम है ना कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाए इंसेक्ट के ऊपर। तो पोलिनेशन को बढ़ाने के लिए ईपी पेटर्नलेस कंडीशन प्लांट द्वारा बनाई जाती है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जब दोनों भाई साथ में रहते हो तब एक दूसरे का सपोर्ट भी कर सकते हैं ना। सेम ये कंडीशन है कि ये जो स्टेमन और जो एंड्रोसियम होते हैं ये दोनों एक दूसरे के सपोर्टिव होते हैं और एनर्जी की एफिशिएंसी भी बढ़ती है इसके अंदर। मेन जो कारण होता है वो होता है पॉलिनेशन को इंक्रीज करने के अंदर, और दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट के लिए भी होता है। अब क्या पूछा है कि सिनजेनेसिस किसमें होती है, तो आपको पता है कि सिनजेनेसिस जो होता है वो एसटीसी के अंदर होती है, हमने कल पढ़ा था। आगे पूछा ईपी पेटलस स्टेमन किसमें पाया जाता है, तो ईपी पेटलस स्टेमन आपके मैंने आपको ट्रिक बता दी, एस से सोलेनेसी में होगा, एल से लीलियसी में होगा, ए से एस्टेसी में होगा, एस एल ए। तो यहाँ एस्टेसी आ रही है, इसका आंसर हो जाएगा आपके एस्टेसी फैमिली। आया समझ में पूरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को सोल्व करो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली लोडिक्यूल्स आर प्रेजेंट। कल मैंने आपको बताया था ये पूरा की लोडिक्यूल्स के बारे में। अब मैं बार बार तो इस सेम क्वेश्चन को क्या ही बताऊंगा, ये मैंने कल आपको बता दिया था कि पेरियंथ लोडिक्यूल्स पाए जाते हैं पोएसी फैमिली के अंदर। और मैंने ये भी बताया था कि लोडिक्यूल्स क्या होते हैं, तो हम पेरियंथ को हम क्या बोलते हैं, लोडिक्यूल्स बोलते हैं। लोडिक्यूल्स या पेरियंथ की यूनिट क्या है, हमने कहा था टेपल्स होती है। हमने ये भी पढ़ा था कि पेरियंथ का मतलब क्या है, तो जब कैलिक्स और कोरोला का जब अलग अलग, जब वो दोनों फ्यूज हो जाए, मतलब वो अलग अलग नहीं पाए जाए, उसको हम बोलेंगे पेरियंथ। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि लोडिक्यूल्स किसमें पाए जाएंगे, तो ये पोएसी के अंदर पाए जाएंगे। आप देखो मतलब लोडिक्यूल्स के बारे में हमने 2 क्वेश्चन कल सोल्व किए, एक क्वेश्चन और आया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अभी तक पोएसी फैमिली के टोटल लगभग 10 क्वेश्चन आए अपने 6 पेपर के अंदर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का उपयोगी जैव संकेतक कौन है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूजफुल बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, ये कटा हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो आपको पता है लाइकेन कौन होता है, लाइकेन होता है जो सल्फर डाइऑक्साइड का इंडिकेटर होता है। कहने का मतलब जिस एनवायरमेंट के अंदर एयर पॉल्यूशन ज्यादा होगा और एयर पॉल्यूशन में के अंदर भी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जिस एनवायरमेंट में ज्यादा होगी, वहां पॉल्यूशन ज्यादा होगा, वहां पर लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। और जिस एनवायरमेंट में लाइकेन ग्रो कर रहा है वहां पर पॉल्यूशन, मतलब वहां की एयर एकदम प्योर है। आया समझ में, ये तो लाइकेन का काम होता है। लाइकेन एक ऐसी वाइट कॉलोनी होती है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि सर ये लाइकेन जो होता है ये सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति सेंसिटिव क्यों है, गैसें तो और भी खूब है ना एनवायरमेंट के अंदर, हो सकता है उसको नाइट्रोजन के लिए होना चाहिए वो भी। अब जैसे किसी गैस की मात्रा ज्यादा हो रही है एनवायरमेंट में, इसका मतलब उसमें एनवायरमेंट में पॉल्यूशन फैल रहा है। लेकिन लाइकेन को हमेशा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में क्यों पढ़ोगे। हम क्या कह रहे हैं कि जिस एनवायरमेंट में लाइकेन ज्यादा, जिस एनवायरमेंट में पॉल्यूशन ज्यादा होगा या और पॉल्यूशन में भी सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, तो लाइकेन वहां ग्रो नहीं करेगा। लाइकेन ग्रो क्यों नहीं करता वो समझना है। अब देखो मैं आपको बोल के बता देता हूँ। लाइकेन एक सिंपल, इसकी जो बॉडी होती है एक इसकी सिंपल बॉडी होती है। ये पानी तथा ये जो वाटर होता है गैस, इसको ये बाहर से आराम से ये एब्जॉर्ब कर सकता है इजी वे के अंदर। तब होता क्या है, ये जो लाइकेन है अगर एनवायरमेंट के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो लाइकेन की बॉडी होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है, तो ये वाटर को इजी वे के अंदर एब्जॉर्ब यानी इसका अवशोषण कर सकती है इसकी बॉडी अपने सरफेस के द्वारा। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड इस वाटर के साथ में मिलकर एक एसिड का निर्माण करती है लाइकेन की बॉडी में, उसको हम बोलते हैं H2HO3, सल्फरिक एसिड का निर्माण करती है। ये जो एसिड होता है, ये जो एसिड होता है ये इतना खतरनाक होता है, ये एसिड जाके क्या करता है लाइकेन की जो सेल होती है उस सेल को ये नष्ट कर देता है, डैमेज करता है। ये तो ठीक है, इसके अलावा लाइकेन में आपको पता है ना कि किस किस का ये कॉम्बिनेशन होता है, तो आपने पढ़ रखा होगा सर लाइकेन के अंदर एल्गी प्लस फंगी होता है। अब आपको ये भी पता है कि लाइकेन के अंदर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, तो एल्गी करेगी। तो जब ये एसिड बनता है ना, ये एसिड जाके क्या करता है, ये एसिड इसका दूसरा काम है, इस पे नेगेटिव इफेक्ट है। ये जो एसिड होता है ये एल्गी के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है इस क्लोरोफिल को भी ये नष्ट कर देता है। अब आप सोचिए जिस ऑर्गेनिज्म की सेल भी डैमेज हो गई है और जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल भी नष्ट हो गया, क्या लाइकेन वहां पे ग्रो करेगा, लाइकेन की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए इस गैस जो है ये इजी वे के अंदर ये गैस इसकी बॉडी में एंट्री हो जाती है, इसलिए इसको अपन पढ़ते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के लिए सेंसिटिव बोलते हैं। आया समझ में। एल्गल ब्लूम क्या है,
पढ़ रखा होगा, जब किसी वाटर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ती जाती है, तो वहां पर जब न्यूट्रिएंट ज्यादा होगा तो वहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी की ग्रोथ ज्यादा होती है। जब ब्लू ग्रीन एल्गी की ग्रोथ वहां पर ज्यादा होगी, तो वो जो एल्गी है उसकी पूरी की पूरी जो कवरिंग है ग्रीन टाइप की, वो उस वाटर बॉडी की सरफेस पे फैल जाएगी। जब वो वहां पे पूरी फैल जाएगी, तो बाहर से जो ऑक्सीजन आ रही थी, जो सनलाइट आ रही थी, वो नीचे की ओर जो वाटर बॉडी में नीचे फिश पाई जा रही है या और कोई जो ऑर्गेनिज्म है, वहां तक सनलाइट तथा ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंच नहीं पाते हैं, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो मतलब कह सकता हूँ न्यूट्रिएंट की वजह से एल्गी की आउटग्रोथ या एल्गी की अत्यधिक वृद्धि को बोलते हैं एल्गल ब्लूम। आया समझ में? इसमें मुख्य रूप से आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी भाग लेती है, बाकी कुछ इसमें रोडोफाइसीप होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसका हो जाएगा लाइकेन। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है। करो इस क्वेश्चन को सोल्व। इसने पूछा कौन सा गलत स्टेटमेंट, कौन सा वो आपको पूछा है। तो आपने लीनियस के बारे में पढ़ रखा होगा, कैरोलस लीनियस। इन्होंने 24 क्लास में दिया था, ये हमें याद है। और किस पे बेस दिया था? ये आपके बेसिस था नंबर, साइज एंड यूनियन, मतलब स्टेमन के ऊपर बेस था। हाँ, ये बात सही है। इसने पूछा गलत का, ये बात तो सही बात है। फिर पूछा है स्पीसीज, इसको मैं इधर कर लेता हूँ। फिर इसने इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। अगला पूछा स्पीसीज प्लांटेरम, वापस सुनना, स्पीसीज प्लांटेरम आज पब्लिश इन 1753। हाँ, ये बात सही है। इसकी जो पब्लिश डेट है वो आपके 1 मई 1753 है। क्या है? आपने टेक्सोनोमी में पढ़ा होगा, इसी को ही हम बॉटनी में बोलते हैं बाउंड्री लाइन, है ना? क्या बोलते हैं? बाउंड्री लाइन। अब इसको आप बाउंड्री लाइन क्यों बोलते हैं, इसका मैं कारण बताता हूँ। ये जो स्पीसीज प्लांटेरम बुक थी, ध्यान से सुनना, ये जो स्पीसीज प्लांटेरम बुक थी, इसी बुक के अंदर कैरोलस लीनियस ने अपना बाइनोमियल क्लासिफिकेशन, सॉरी, बाइनोमियल नोमेनकल्चर दिया था। क्या दिया था इसने? बाइनोमियल नोमेनकल्चर इसने इसी बुक के अंदर दिया था। इसने ये कहा था, इसने इसी बुक के अंदर अपने बाइनोमियल नोमेनकल्चर में कहा कि आप किसी भी प्लांट का या एनिमल का नाम दे रहे हो, उसके अंदर दो नाम होंगे, जीनस और स्पीसीज। और उसने कहा कि ये उसने कब कहा? उसने कहा 1 मई 1753 को, जब उसने अपनी इस बुक को पब्लिश किया। उसने कहा कि 1 मई 17 से पहले जो जो आपने नाम दे दी है गलत, मतलब वो नाम बाइनोमियल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो नाम चल जाएंगे। लेकिन अगर 1 मई 1753 के बाद में अगर आपने कोई नाम आपको देना है, कोई साइंटिफिक नेम देना है, तो आपको मेरी बुक के अकॉर्डिंग, मेरे इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, बाइनोमियल के अकॉर्डिंग आपको नाम देना पड़ेगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं बाउंड्री लाइन। कई बार क्वेश्चन आ रखा है कि बाइनोमियल क्लासिफिकेशन के लिए बाउंड्री लाइन कौन सी डिसाइड की थी कैरोलस लीनियस ने? तो 1 मई 1753, ये बात भी सही है। फिर पूछा एडेंसन इज द ग्रैंडफादर ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ये बात भी सही है, तो स्टेटमेंट ये भी सही है। अगला पूछा है सिस्टेमा नेचुरी वाज रिटन बाय जॉर्ज बेंथम एंड हुकर। क्या सिस्टेमा नेचुरी बेंथम हुकर ने लिखी थी? नहीं, आपने पढ़ रखा होगा कि ये भी बुक किसकी है? ये भी बुक आपके कैरोलस लीनियस की है। और ध्यान रखना, ये बुक कब आई थी? तो ये आपके आई थी 1735 के अंदर। अब ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले कौन सी बुक लिखी? तो सबसे पहले सिस्टम आता है भाई, सिस्टम या रूल सबसे पहले आएंगे। तो सिस्टेमा नेचुरिस सबसे पहले लिखी, तो ये तो लिखी आपके 1735 के अंदर। उसके बाद लिखी स्पीसीज प्लांटेरम, वो आपकी लिखी 1753 के अंदर। या आप ऐसे मान लो, पहले नेचर बना, जब पहले पूरा एकदम पूरा नेचर बनेगा, उसके बाद में उसके ऊपर प्लांट लगेंगे ना, तो पहले लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी, फिर ये। अब सिस्टेमा नेचुरी में इसने क्या क्या बताया? तो सिस्टेमा नेचुरी के अंदर इन्होंने एक तो दिया था, इन्होंने बताया कि इन्होंने सिस्टेमेटिक शब्द दिया था। आपके सिस्टेमा नेचुरी के अंदर इन्होंने सिस्टेमेटिक शब्द दिया था, इन्होंने सिस्टेमेटिक शब्द दिया था। एक अपन गलत है ना, ये ध्यान रखना। ये जो बाइनोमियल नोमेनकल्चर है ना, तो ये जो स्पीसीज प्लांटर में, इसके अंदर इन्होंने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन ना, मैंने गलत बता दिया हो। इसके अंदर इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कौन सा दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। दो किंगडम कौन कौन से दिए? एक इन्होंने दिया था एनिमेलिया, और एक इन्होंने दिया था प्लांट के बारे में, नहीं वेजिटेबलिया करके। और जो सिस्टेमा नेचुरी बुक है, इसके अंदर इन्होंने सिस्टेमेटिक शब्द दिया था। दूसरा इन्होंने इसी के अंदर इन्होंने दिया था बाइनोमियल नोमेनकल्चर। क्या दिया था?
बाइनोमियल नोमेनकल्चर। आया समझ में? अब बेंथम हुकर की बुक कौन सी है? तो बेंथम हुकर की बुक का नाम था जेनेरा प्लांटेरम। क्या नाम था? जेनेरा, जेनेरा प्लांटेरम। अब देखो यहाँ पर भी लिनियस की बुक भी आपके स्पीसीज प्लांटेरम है, इसकी जेनेरा प्लांटेरम है, और इसका थर्ड वॉल्यूम था। कौन सा वॉल्यूम था? थर्ड वॉल्यूम। ये इसके बाद में वही पब्लिश, ये शायद 1800 शायद 1861 या 1862 के अंदर हुई है, और ये आपके 1753 में से पहली हुई है। तो इनकी थी जेनेरा प्लांटेरम। अब आपको क्या काम करना है, आपके कोर्स में टेक्सोनोमी इस बार शायद यूजी वाले में दे रखी, बीएससी वाले में। तो आपको पढ़ना होगा तख्ताजन की बुक का नाम क्या है, जॉन हचिनसन की बुक का नाम क्या है। जब आप तख्ताजन की बुक का नाम पढ़ोगे, शायद उनकी बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, मतलब ऐसी कुछ है। और जॉन हचिंगसन जो आते हैं आपके साइंटिस्ट या टैक्सोनॉमिस्ट, उनकी बुक का नाम है द द फैमिली ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। तो इस प्रकार से हर साइंटिस्ट की अपनी अपनी बुक है। लीनियस थोड़ा ज्यादा फेमस है, तो लीनियस की पूछ ली। तो आप भी सुन लो, स्पीसीज प्लांटेरम लीनियस की बुक है, या आप इसको ऐसे सुनो। सबसे पहले लीनियस ने सिस्टेमा नेचुरी बुक लिखी, इसके अंदर बाइनोमियल अपना नोमेनकल्चर दिया, और उसके बाद इन्होंने कैरोलस लीनियस की ये 1753 वाली। उसके बाद उन्होंने स्पीसीज प्लांटेरम लिखी, इसके टू किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये 1 मई 1753। ये बात सब सही है। आया समझ में ये? तो ये आपके था इस क्वेश्चन का आंसर। अब उसके बाद तो इसका, इसने पूछा कौन सा कथन गलत है, तो ये कथन आपके गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक मिनट, एक मिनट है ना, मैंने इसको वापस से, मैं कंफ्यूज हुआ यहाँ, ध्यान रखना, एक मिनट। ये जो स्पीसीज प्लांटेरम बुक है लीनियस की, इसके इन्होंने दिया था बाइनोमियल, अपने तो पहले पढ़ा वो सही था ना, इसके इन्होंने बाइनोमियल क्लासिफिकेशन दिया था। और जो ये सिस्टेमा नेचुरी बुक है, इसमें इन्होंने दिया था सॉरी टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। आया समझ में? अब ऐसे ध्यान रखना है इसको। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ टू किंगडम क्लासिफिकेशन बाइनोमियल क्लासिफिकेशन से पहले आया है, क्योंकि बुक पहले आई है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? बिल्कुल नॉर्मल है, टेक्सोनोमी हो जाएगा ना, जिसमें क्लासिफिकेशन किया जाता हो जीवित जीवों का, उसको हम क्या बोलेंगे? टेक्सोनोमी बोलेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्लैम कनेक्शन आर फाउंड इन, तो नॉर्मल बात है, आपने पढ़ रखा होगा क्लैम कनेक्शन किसमें पाया जाता है? बेसिडियो। लेकिन क्यों पाया जाता है, ये कारण आपको पता होना चाहिए। क्लैम कनेक्शन बेसिडियो माइसिड क्यों होता है ये? अब देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने पढ़ा होगा जो फाइकोमाइसिटिस जो होती है, इसका जो माइसिलियम होता है, इसका जो हाइफी होता है, अभी आप इसको छोड़ दो ना, फिर क्या टाइम लगेगा। अपन सीधा आते हैं बेसिडियो माइसिटिस। इसका जो माइसिलियम होता है, एस्को का होता है यूनिन्यूक्लिएट, इसका होता है मल्टी न्यूक्लिएट। जब बेसिडियो माइसिटिस की बात आती है, जब बेसिडियो माइस, जैसे हम अपन अब बात करेंगे बेसिडियो माइसिस, जब बेसिडियो माइसिटिस की बात आती है, तो इसका जो हाइफी होता है, इसका जो माइसिलियम होता है, उसके अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं? दो, मतलब दो अलग अलग न्यूक्लियस होंगे। तो मैंने एक बनाया ब्लैक, एक रेड, तो इसको मैं बोल सकता हूँ डाई कैरियोटिक स्टेज। डाई कैरियोटिक स्टेज है ना। तो इसका मतलब बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर इसकी जो वेजिटेटिव, इसका जो वेजिटेटिव आईपी होता है, उसके अंदर नेचुरल तरीके से डाई कैरियोटिक स्टेज पाई जाती है। उसके अंदर नेचुरल तरीके से डाई कैरियोटिक स्टेज पाई जाती है। इसका मतलब ये जो इसका नॉर्मल आइफा है, अब अगर इसको आगे नई सेल बनानी है, अगर इस आईफी को आगे अपनी ग्रोथ करके नई सेल बनानी है, तो इसकी जो टर्मिनल सेल होती है, ये जो सबसे ऊपर वाली ये टर्मिनल सेल है, ये सब टर्मिनल सेल है। ये जो टर्मिनल सेल है, इस टर्मिनल सेल के अंदर क्या होगा? माइटोसिस होगा। क्या होगा इसमें? माइटोसिस होगा। इस टर्मिनल सेल में जब माइटोसिस होगा, तो अभी मैं केवल, तो जब इस टर्मिनल सेल में माइटोसिस होगा, तो यहाँ पर तो हमने ये बना दी, ये तो क्योंकि इसमें कोई डिवीजन नहीं हुआ। फिर हमने कहा ये हमने यहाँ पे बना दिया, इसमें अभी कोई डिवीजन नहीं हुआ। लेकिन इस टर्मिनल सेल में माइटोसिस हुआ, यहाँ पर दो न्यूक्लियस थे, तो यहाँ पर बन जाएंगे आपके टोटल कितने बन जाएंगे? 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 4 न्यूक्लियस। अब देखो इसकी नेचुरल, इसके अंदर नेचुरल रूप से क्या होता है, तो प्राकृतिक रूप से या इसकी नॉर्मल हाइफी के अंदर एक सेल में दो अलग अलग केंद्रक, मतलब दो ही न्यूक्लियस होंगे, डाई कैरियोटिक होगी। लेकिन जब न्यू सेल का निर्माण करना होता है, तब एक सेल में 4 न्यूक्लियस आगे, जो कि ये तो गलत है। अब इस सेल को, इस फंगी को
अपनी इस नेचुरल डाई कैरियोटिक स्टेज को मेंटेन करने के लिए इसको बनाना पड़ता है क्लैम्प कनेक्शन। अब देखो क्लैम्प कनेक्शन कैसे बनेगा, ये देखो, ये वापस हमने बना लिया, ये हमने यहाँ पे ये वाला, ये सेम हो गया, और यहाँ पर हमने वापस ये बना लिया सेम, ये भी सेम हो गया। अब हमें पता है कि यहाँ पर एक तो न्यूक्लियस ये था, उसके अलावा एक न्यूक्लियस और बना था, तो इसने क्या किया, अपने एक न्यूक्लियस को भेज दिया इधर, जो क्लैम्प बना के उसमें भेज दिया, ये हमारे हो गए वापस ये दूसरे वाले दो न्यूक्लियस। ये सेल क्लैम्प, ये है ना, ये क्लैम्प बन रहा है। सेल क्लैम्प क्यों बना रही है, क्योंकि सेल को वापस इस स्थिति में आना है, सेल को वापस इसी कंडीशन में आना है। अब वो कैसे आएगी, तब इसने ये बना दिया आपके क्लैम्प। फिर ये क्या करेगी, ये सेल धीरे धीरे यहाँ से होकर यहाँ पर ये एक सेप्टा बना देगी। जब ये सेप्टा बन जाएगा, जब न्यू सेल बनेगी, अब आप देखो 4 सेल बन गई ना, यहाँ 3 सेल है, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 है, 1 2 3। इस हाइफी ने ये डिसाइड किया कि मुझे नई सेल बनानी है। नई सेल कौन बनाएगा, उसका टर्मिनल पार्ट, जो मतलब सबसे ऊपर वाली हाइफी होती है, उसने माइटोसिस किया, 4 सेल बनी, लेकिन न्यू सेल के अंदर भी 2 न्यूक्लियस होने चाहिए, तब इसने बनाया क्लैम्प कनेक्शन। अब आप देखो 4 सेल बनी, ये 1 नंबर सेल, 2 नंबर सेल, अब ये वापिस ये क्लैम्प धीरे धीरे बंद हो जाएगा, ये हो जाएगी 3 नंबर सेल, और ये हो जाएगी 4 नंबर सेल। अब आप देख सकते हो जो कंडीशन यहाँ पर थी वही की वही कंडीशन इस न्यू वाली हाइफी के अंदर है, न्यू वाली सेल के अंदर है। इसका मतलब आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 वाले बॉटनी में पूछा, उसने सीधा पूछा कि क्लैम्प कनेक्शन बेसिडियोमाइसीटी में पाया जाता है, लेकिन क्यों पाया जाता है, ये होता है पेपर के लेवल का चेंज। मतलब फर्स्ट ईयर में क्या पूछा, नॉर्मल पूछा, क्लैम्प कनेक्शन किसमें होता है, हर कोई बता देगा, आंख बंद करके बता देगा कि बेसिडियोमाइसीटीज में होता है। लेकिन जैसे ही पेपर का लेवल बढ़ा, पोस्ट का लेवल बढ़ा, तब पूछा कि क्लैम्प कनेक्शन का काम क्या है। तो क्लैम्प कनेक्शन का काम होता है, ये जो डाइकैरियोटिक स्टेज होती है इसको मेंटेन करना। इसने ये वापस बना ली ना डाइकैरियोटिक स्टेज, आया समझ में, तो ये आपके इसके अंदर होगी। अगला क्वेश्चन सोल्व करो, विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन यूफोरबिया। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आपने 3 प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस पढ़े होंगे स्पेशल टाइप के। एक आपके सबसे पहले आपके होता है साइथियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, उसके बाद दूसरा आपके इसमें होता है साइथियम के बाद होता है आपके आइफेंथोडियम, और एक आपके इसमें होता है वर्टिसिलिएटर। आया समझ में, तो ये जो साइथियम होता है ना, ये तो पाया जाता है यूफोरबिया के अंदर। जो हाइफेंथोडियम होता है, ये आपके जो फैमिली होती है उसको बोलते हैं मोरेसी फैमिली। कौन सी फैमिली है, मोरेसी फैमिली। ये आपके मोरेसी फैमिली में पाया जाएगा। अब सर मोरेसी फैमिली कौन सी है, तो जो आपके बरगद होता है ना, मतलब जिसके अंदर ये फाइकस स्पीसीज आती है। तो फाइकस आपने कई बार देखा होगा कि फाइकस प्लांट के अंदर कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है, हाइफेंथोडियम होता है। यूफोरबिएसी फैमिली, उस फैमिली का प्लांट है यूफोरबिया, उसके अंदर स्पेशल इसका इन्फ्लोरेसेंस है, उसका नाम है साइथियम। और ये अम्बेल, ये अम्बेली फेरी के अंदर, और ये जो कोरिम होता है ये भी, आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है ये भी अम्बेली फेरी का है। बाकी एक बार देख लेना, इसका कोरियम वाला मैं कंफ्यूज हूँ। बाकी अम्बेल जो होता है ये अम्बेली फेरी में। यहाँ पूछा क्या है यूफोरबिया के अंदर, तो मुझे पता है कि यूफोरबिया एक प्लांट है, यूफोरबिया नाम से यूफोरबिएसी फैमिली है, और यूफोरबिएसी फैमिली का स्पेशल कैरेक्टर है, उसके अंदर साइथियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाएगा। आइपेंथोडियम पूछ सकता है, तो ये मोरेसी फैमिली में होता है, मतलब फाइकस वाले जो बरगद है पीपल उनके अंदर। और एक आपकी और होती है वर्टिसिलिएस्टर इन्फ्लोरेसेंस होता है, वो आपके लेबिएटी या लेमिएसी के अंदर पाया जाता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीमेरिट ऑफ द एंगलर एंड पेंटल क्लासिफिकेशन। जैसे ही मैं एंगलर और पेंटल का नाम सुनता हूँ मुझे मेरा बॉटनी का इंटरव्यू याद आ रहा, प्रोफेसर एग्जाम का, उसने यही पूछा था कि एंगलर और पेंटल को जानते हो, मैंने कहा हाँ सर मैं जानता हूँ। तो इसने पूछा है इसकी डीमेरिट क्या है, ये पूछी है, तो अपन इसको पूरा ही देख लेते हैं ना। जब बात आती है बेंथम एंड हुकर की, है ना, जब बात आती है बेंथम एंड हुकर की, तो आपको पता है कि बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन है ये एक नेचुरल क्लासिफिकेशन, ये आपने पढ़ रखा होगा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। बेंथम और हुकर ने अपने पूरे इस क्लासिफिकेशन के अंदर टोटल 200 फैमिली की स्टडी की थी। कितनी फैमिली काउंट की इसने, 200 फैमिली की स्टडी की थी। बेंथम और हुकर ने अपने इस क्लासिफिकेशन के अंदर 21 सीरीज को यूज में लिया था। अब ये आपने पढ़ रखा होगा ना, मैं इसलिए यहाँ पूरा नहीं बता रहा हूँ, ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके पूछ रखा है एमपीपीएससी के अंदर, ये क्वेश्चन आपके राजस्थान के एग्जाम में कई बार पूछा है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल किसका है, तो बेंथम हुकर का। अब इस बेंथम और हुकर ने क्या किया, बेंथम और हुकर ने सीड प्लांट का क्लासिफिकेशन किया। इसका मतलब इसने केवल सीड प्लांट का क्लासिफिकेशन किया। सीड प्लांट में एल्गी ब्रायो टर्डो नहीं आएंगे,
सीड प्लांट में कौन कौन से प्लांट आते हैं? हमें पता है कि प्लांट के इवोल्यूशन का क्रम ये है, सबसे पहले एल्गी आई, उसके बाद ब्रायोफाइटा आया, उसके बाद टेरिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में पहले बना डाइकोट, बाद में बना मोनोकोट, है ना, ये दोनों एंजियोस्पर्म में। ठीक है। अब बेंथम वूकर ने क्या किया? अब ये सीड प्लांट है, बेंथम वूकर ने केवल इन्हीं इन्हीं का क्लासिफिकेशन किया। इसने क्या कहा कि इसने कहा सबसे पहले आया जिम्नोस्पर्म, हाँ ये बात सही है। इसने कहा कि जिम्नोस्पर्म के बाद में आया मोनोकोट आया, और मोनोकोट के बाद आया, अरे सॉरी, बेंथम वूकर ने कहा कि सबसे पहले आपके आया डाइकोट, डाइकोट के बाद में आया जिम्नोस्पर्म, जिम्नो के बाद में आया मोनोकोट। इसका मतलब ये बात तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म के बीच में डाल रहा है। इसका मतलब बेंथम वूकर की डीमेरिट क्या होगी? बेंथम वूकर के क्लासिफिकेशन की कमी ये होगी कि इन्होंने जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म के बीच में डाल दिया, जो कि गलत बात है। क्वेश्चन क्या पूछा? ये क्वेश्चन आगे पूछा हुआ है। यहाँ पर हमें क्या पूछा? इसने पूछा है कि एंगुलर पेंट्रल सिस्टम का अंदर इसकी कमी क्या है। तो हमें पता है कि जो एंगुलर और पेंट्रल का जो क्लासिफिकेशन होता है, ये आपको पता है। पहले ये जान किस प्रकार का है, तो आपको पता है कि ये क्लासिफिकेशन जो है वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर क्या क्या इन्होंने बताया था? अब ये जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, ये जो इनका जो क्लासिफिकेशन था, इनका जो क्लासिफिकेशन था, इसके अंदर टोटल इन्होंने 51 ऑर्डर को शामिल किया था। उस 51 ऑर्डर के अंदर शायद 11 ऑर्डर थे आपके मोनोकोट के, और प्लस जो 40 ऑर्डर थे वो आपके थे डाइकोट के, ये मोनोकोट के। और इसके अंदर इन्होंने टोटल जो ऑर्डर टोटल जो फैमिली ली थी, वो फैमिली भी आपकी इन्होंने 306 फैमिली, है ना, एंगुलर पेंटल ने 306 फैमिली की स्टडी की थी, बेंथम वूकर ने 200 फैमिली की स्टडी की थी। अब कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कौन सा है, तो आपको पता है कि फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इकलर का क्लासिफिकेशन है। उसके बाद पूछे कि लार्जेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कौन सा है, तो एंगुलर एंड पेंटल का क्लासिफिकेशन सबसे लार्जेस्ट है। हमने अभी पढ़ा कि बेंथम वूकर की कमी क्या थी? इन्होंने जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म के बीच में डाल दिया। इनकी कमी क्या थी? इनकी कमी ये थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ लिखा जिम्नोस्पर्म, फिर लिखा इन्होंने मोनोकोट, फिर लिखा डाइकोट। इन्होंने क्या किया कि डाइकोट को इन्होंने सबसे एडवांस माना, मतलब डाइकोट को मोनोकोट के बाद में डाला। लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में ये होता है कि डाइकोट मोनोकोट से पहले आना चाहिए, यही होता है ना वास्तव में। अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो, आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है डाइकोटिलिडन्स आर प्लेस्ड बिफोर मोनोकोटिलन। ये कह रहा है कि डाइकोट को मोनोकोट से पहले रखा, ये बात गलत है, क्योंकि डाइकोट को मोनोकोट के बाद रखा, ये इसकी कमी है ना ये। दूसरा ऑप्शन है कि डाइकोट आर प्लेस आफ्टर मोनोकोट, हाँ ये बात सही है कि डाइकोट को मोनोकोट के बाद रखा, ये गलत है, क्योंकि मोनोकोट जो प्लांट एडवांस होगा उसको सबसे पीछे रखा जाएगा, तो सबसे एडवांस मोनोकोट होता है आपके। तो इसमें इसकी कमी पूछी है ना, तो इसकी कमी आपकी ये हो जाएगी, ये इसकी कमी है। डाइकोट होना चाहिए मोनोकोट से पहले, लेकिन भाई ने पीछे रख दिया, पता नहीं क्या सोच के रखा। अब वो क्या सोच के रखा है ना, वो भी अब जब आप इसका क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? जिम्नोस्पर्म आर प्लेस बिटवीन द डाइकोट एंड मोनोकोट। इसका मतलब ये कमी यहाँ पे किसकी है? बेंथम और हुकर की कमी है। इसको सोल्व करो। टाइप स्पेसिमेन selected from the original material in the case of the holotype is missing is called। तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे कोई प्लांट है, आपको कोई प्लांट मिला है, जैसे आपको कोई एक एक्स प्लांट मिला है ना, आपको उस प्लांट का नाम देना है। मैं आपको एग्जाम देता हूँ। जैसे आप जयपुर गए, आप कहाँ गए? जयपुर गए। आप जयपुर गए, जयपुर के अंदर आपको एक प्लांट मिला है, उस प्लांट का नाम मैं देता हूँ। आपको एक प्लांट मिला, उस प्लांट का नाम आपने दिया एक्स प्लांट। अब जो आपको प्लांट मिला है, आप उस टाइप के या उस प्लांट की आप मतलब उसी प्लांट की आप टहनियां तोड़ के लेके आ गए, या आपने उसी सेम प्लांट को सेम टाइम सेम लोकेशन से आपने कई सारे प्लांट एकत्रित किए, तो जो मेन प्लांट होता है उसको हम बोलते हैं होलोटाइप बोलते हैं। इसने पूछा कि अगर आपका होलोटाइप उपलब्ध नहीं हो तो मूल सामग्री से चुने गए स्पेसिमेन को क्या कहेंगे? तो ये काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। जब होलोटाइप एब्सेंट हो, उसके बाद में भी आप जहां से होलोटाइप लेके आए थे उसी सेम जगह जाकर आप दूसरा कोई स्पेसिमेन या आप दूसरा स्पेसिमेन लेके आ रहे हो, उसको हम बोलेंगे लेक्टोटाइप। अब इसमें एक शब्द आ रहा है आइसोटाइप।
अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका क्वेश्चन बनेगा कि होलो टाइप के डुप्लीकेट को क्या बोलेंगे। एक ही लाइन में आएगा क्वेश्चन कि होलो टाइप की कॉपी को क्या बोलेंगे या होलो टाइप के डुप्लीकेट को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम आइसोटाइप, ये इसकी कॉपी होती है। फिर आता है नियो टाइप। मैंने यहाँ पर क्या बोला, जब होलोटाइप नष्ट हो गया तो हमने क्या किया कि हम जहां से होलोटाइप लेके आए थे हम उसी जगह पर वापस जाकर हम दूसरा प्लांट लेके आ गए, लेकिन वो जहां से होलोटाइप लिया था उसी सेम ओरिजिनल मटेरियल से लिया। ऑथर भी सेम है, टाइम और जो जो स्पेस है जहां से एरिया वो भी सेम है, सब कुछ सेम है। लेकिन शब्द आ रहा नियो टाइप। जब आपके पास होलोटाइप भी नष्ट हो गया, आइसोटाइप भी नष्ट हो गया, इलेक्ट्रोटाइप भी नष्ट हो गया, अब नियो टाइप का मतलब ये है कि आप कोई न्यू, आप किसी नए मटेरियल से प्लांट को लेके आ रहे हो, आप ओरिजिनल मटेरियल से प्लांट को नहीं लेके आप किसी नई जगह पे गए हो, वहां से आप प्लांट लेके आए, उसको बोलेंगे नियो टाइप। और जो टोपोटाइप होता है, इसके अंदर टोपोग्राफिकल एरिया चेंज होता है। मतलब टोपो का मतलब क्या हुआ, जैसे अपन बोलते हैं टोपोग्राफिकल, मतलब हम उस एरिया को चेंज करते हैं, ये सब इसके अंदर आते हैं। ये वाले क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, ये टोपो वाला। नियो वाला एक बार पूछा है तो नियो शब्द आते ही उसमें ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में आएगा कि न्यू ओरिजिनल, मतलब किसी न्यू किसी न्यू मटेरियल से हम प्लांट को लेके आ रहे, स्पेसिमेन को लेके आ रहे, वहां आएगा नियो। लेक्टो का मतलब आप उस ओरिजिनल मटेरियल से प्लांट को लेके आ रहे हो। आइसो का मतलब होलोटाइप की कॉपी को आइसोटाइप बोलेंगे। इसका हो जाएगा आंसर आपके इलेक्ट्रोटाइप। अब अंडर सुटेबल कंडीशन द स्लाइम मोड फ्रॉम ए एग्रीगेशन कोल्ड, ये क्वेश्चन आपके आया था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2000 जो आपके 22 वाला एग्जाम था उसके अंदर, और मेरा ये गलत हुआ था, मुझे याद है। मेरा जो सिलेक्शन नहीं हुआ था फर्स्ट ग्रेड में वो केवल 2 क्वेश्चन की वजह से हुआ था। वो दोनों ही क्वेश्चन अपन, एक क्वेश्चन तो ये था और एक क्वेश्चन आपके था मॉर्फो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ पूछा है कि स्लाइम बोर्ड जब फेवरेबल कंडीशन में होता है, जब अनुकूल परिस्थितियों में, तब वो किसका निर्माण करता है, तो तब वो आपके निर्माण करेगा, किसका करेगा, प्लाज्मोडियम का निर्माण करेगा। अब देखो स्लाइम बोर्ड के बारे में देखते हैं हम। जब स्लाइम बोर्ड की बात आएगी, यहाँ पर तो इसने 2022 वाले पेपर में पूछ रखा है कि जब जो स्लाइम बोर्ड है वो अनुकूल परिस्थिति में हो, मतलब जब वो फेवरेबल परिस्थिति में हो, तब ये स्लाइम बोर्ड क्या करेगा, ये अपनी लेंथ को बढ़ाएगा, मतलब कि लार्ज होगा। ये स्लाइम बोर्ड क्या करेगा, अपनी लेंथ को बढ़ाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा होकर ये किसका निर्माण करेगा, ये प्लाज्मोडियम का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, प्लाज्मोडियम, मतलब इस प्रकार से ये। और जो प्लाज्मोडियम होता है ये आपके होता है मल्टी न्यूक्लिएट। यहाँ तो क्वेश्चन ये पूछा था कि स्लाइम मोल्ड अपनी अनुकूल कंडीशन या सुटेबल कंडीशन के अंदर किसका निर्माण करता है, तो प्लाज्मोडियम का निर्माण करता है। कैसे करता है, जैसे ही स्लाइम मोल्ड के चारों ओर फेवरेबल एनवायरनमेंट आएगा, स्लाइम मोल्ड अपनी लेंथ को बढ़ाएगा, फिर सब स्लाइम मोल्ड आके ग्रुप बनाएंगे, जब ग्रुप बनेगा उसको बोलेंगे प्लाज्मोडियम। अब क्या पता आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जब स्लाइम मोल्ड प्रतिकूल वातावरण के अंदर हो, मतलब अनफेवरेबल एनवायरनमेंट के अंदर, तब क्या करेगा, तब ये स्लाइम बोर्ड क्या करेगा। अब आपको पता है कि अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में कोई भी जीव ग्रो नहीं कर पाएगा, तब ये स्लाइम बोर्ड क्या करेगा, फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करेगा। इस फ्रूटिंग बॉडी का क्यों बनाएगा, क्योंकि इसको अपने स्पोर को सुरक्षित रखना, उसको प्रोटेक्शन देना है, तो इसके ऊपर स्पोर बनते हैं। और इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जो स्पोर बनते हैं, इन स्पोर की वॉल कैसी होती है, ये थिक वॉल होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि स्लाइमेट को पता है कि मेरे चारों ओर एनवायरनमेंट अनफेवरेबल है, अगर मैंने स्पोर की थिन वॉल रख ली तो मैं आगे वाली अपनी लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो आपको ये तो 2022 वाले एग्जाम में पूछा, तो मेरा गलत हुआ था, जिसकी वजह से मैं एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन से बाहर हुआ था। और ये जो है ना आपके, अब आपको ये पूछ सकता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन हो, प्रतिकूल परिस्थितियां हो, तब क्या बनाएगा, तो तब बनाएगा फ्रूटिंग बॉडी। जब अनुकूल परिस्थितियां हो तब क्या बनाएगा, तब बनाएगा प्लाज्मोडियम। आया समझ में, अनुकूल वाला पूछ लिया है, प्रतिकूल या अनफेवरेबल वाला भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो ये इसका है प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन सोल्व करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू इन्फ्लोरेसेंस ऑफ ग्रेमिनेसी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये वापिस पोएसी का आ गया। क्वेश्चन को पढ़ो और सोल्व करो। लोड इसने, अच्छा ठीक है, लोडिक्यूल्स पाए जाते हैं लेकिन करंकल नहीं, ये यूफोर्बिएसी का है। लेमा पाया जाता है, टेपल्स और एरिल, ये भी आपको उसमें ये आपको देखिए लीची के अंदर। पेलिया पाया जाएगा, हार्कोगेमी, नेक्टर ग्लैंड, ठीक है। लोडिक्यूल्स, लेमा और पेलिया, ये सबसे बेस्ट आंसर है कि लोडिक्यूल्स पाए जाते हैं, ये पेरियंथ को बोलेंगे।
लेमा और पेलिया जो होते हैं, ये जो इसके ब्रैक्ट होते हैं, फर्टाइल ब्रैक्ट को बोलेंगे लेमा और पेलिया, ये अपर ब्रैक्ट होते हैं। और जो स्टेलाइट ब्रैक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं ग्लूम बोलते हैं, वो नीचे की ओर होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोडिक्यूल्स, लेमना, लेमा और पेलिया। आया समझ में? कितना सिंपल क्वेश्चन है देखो। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जीरो शेयर है ना, ये हिंदी वाला मत पढ़ना, ये जीरो शेयर। जीरो शेयर का मतलब है जब डेजर्ट के अंदर, जब क्या होता हो, जब डेजर्ट में सक्सेशन होता हो, उसके बारे में पूछ रखा है। और इस क्वेश्चन को इकोलॉजी के साथ में कनेक्ट किया है, इकोलॉजी और लाइकेन को। पूछा क्या है कि जब जीरो शेयर यानी जब किसी मरुस्थल के अंदर जब अनुक्रमण होता है, जब वहां सक्सेशन होता है, तो लाइकेन के अंदर क्या क्या ये होते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है द पायोनियर कॉलोनी आर द बेयर एरिया आर ऑलवेज फोलियज लाइकेन। मुझे ये बताओ, आपने लाइकेन के बारे में पढ़ा होगा, जब किसी मतलब जहां पर किसी भी प्रकार का कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, ना पानी है, ना कुछ नहीं है, वहां पर आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले आके लाइकेन ग्रो करेगा। अब लाइकेन के अंदर अलग अलग क्लास है, जैसे आपने पढ़ा होगा क्रिस्टोज लाइकेन है, फोलियोज लाइकेन है। अब यहाँ ये पूछ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा लाइकेन आके वहां पे ग्रो करेगा। तो ध्यान रखना, जब कोई बेयर एरिया होता है जहां पर किसी प्रकार का जीवन नहीं होता है, जैसे ये कोई घास का मैदान था या कोई जंगल था, वहां पे आग लग गई, पूरा एकदम नष्ट हो गया, अब वहां पे लाइफ वापस बनेगी। या आप ऐसे सोच लो जैसे कुछ एक पहाड़ है, उस चट्टान के ऊपर, उस उस पहाड़ के ऊपर कोई लाइफ नहीं है। अब जब वहां पर जब सक्सेशन होना शुरू होगा, जब वहां पर पेड़ पौधे बनना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता लाइकेन आएगा। अब लाइकेन के अंदर भी कौन सी क्लास के लाइकेन आएगा, तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपके आता है क्रिस्टोस लाइकेन आता है। कौन सा आता है? क्रिस्टोस लाइकेन। फोलिएज लाइकेन नहीं आता है। सबसे पहले आएगा आपके क्रिस्टोस लाइकेन, इस क्रिस्टोस लाइकेन के बाद में इसमें आएगा आपके फोलिएज लाइकेन। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ये गलत है ना, कि नग्न क्षेत्र पर सबसे पहले स्थापित होने वाला अग्रगामी जीव हमेशा फोलिएज नहीं होता है, वो कौन सा होता है? क्रिस्टोस लाइकेन। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, हमें गलत पूछा है। फिर पूछा राइजोकार्पोन, ये लाइकेन के एग्जाम्पल है, राइजोकार्पोन, लेकानोरा तथा क्लेडोनिया, ऑल आर क्रिस्टोस लाइकेन। इसने पूछा है कि यहाँ पर जो इसने एग्जाम्पल दिए, ये सभी के सभी क्रिस्टोस लाइकेन के एग्जाम्पल है। तो ये बात सही है कि जो राइजोकार्पोन और जो लेकानोरा है, ये तो आपके एग्जाम्पल है क्रिस्टोस लाइकेन के। लेकिन जो क्लेडोनिया होता है, लेकिन जो क्लेडोनिया होता है, ये आपके आता है फोलिएज लाइकेन। किस में आता है ये आपके फोलियोज लाइकेन के अंदर आता है। क्लेडोनिया किसका है? फोलियोज लाइकेन का एग्जाम्पल है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा क्या पूछा है कि फोलिएज लाइकेन अवस्था में, हाँ ये कह रहा है कि जो फोलिएज लाइकेन होता है ये लीफ लाइक होता है। ये कैसा होता है? तो फोलिएज लाइकेन होता है ये लीफ लाइक होता है, और ये एक प्रकार से ऐसी थिन लेयर बनाता है क्रुस्टोस के ऊपर। तो ये सही बात है कि फोलिएज लाइकेन स्टेज है वो डेलिकेट लीफ लाइक एंड थैली विच कवर द रॉक एंड ओवरहेड द प्री एग्जिटिंग क्रिस्टोस लाइकेन। सीधी सी बात है, हमने कहा था कि सबसे पहले एक नग्न चट्टान के ऊपर क्रिस्टोस लाइकेन ग्रो करेगा, फिर धीरे धीरे कुछ उसके अंदर एनवायरनमेंट चेंज होगा वहां का, तो फ्रक्टोस लाइकेन जो लीफ लाइक होता है वो इसको चारों ओर से ढक देता है। फिर ये फ्रक्टोस लाइकेन कुछ केमिकल को सीक्रेट करता है, उस केमिकल को सीक्रेट करके क्रिस्टोस को हटा देता है, खुद वहां पे लग जाता है। और वहां पर वो जब केमिकल सीक्रेट करता है, तो वो चट्टान को धीरे धीरे वहां से तोड़ देता है। इस फोलिएज के बाद में यहाँ पे मॉस आएगा, मॉस के बाद आगे प्लांट आना शुरू, हर्ब है, सर्ब है, ये प्लांट आना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। व्हेन द हैबिtat इज चेंज, मतलब जब एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो लाइकेन स्टार्ट डिसअपियरिंग एंड दैट एरिया जीरोफिटिक मॉसेस ग्रो एंड बिकम डोमिनेट। ये कह रहा है कि जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो धीरे धीरे लाइकेन यहाँ से हट गए और मॉसेस आना शुरू हो गए। ये बात भी सही है। इसका मतलब इसने गलत का पूछा है ना, तो ए एंड बी दोनों गलत है। इसका राइट आंसर देखो आप, ये नीचे क्वेश्चन बड़ा है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन और इतना छोटा इसका आंसर, ए एंड बी दोनों गलत है। आया समझ में? ध्यान क्या रखोगे, सीखने को क्या मिला? सीखने को ये मिला कि सबसे पहले क्रिस्टोस लाइकेन आएगा, उसके बाद फोलिएट लाइकेन आएगा, और आपको क्रिस्टोस तथा फोलिएट एक क्लास और आती, मुझे भी याद नहीं है। इन तीनों लाइकेनों की क्लास की आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। और एक वो ध्यान रखना, लिटमस पत्र जो अपन होता है वो इससे प्राप्त होता है, लाइकेन से। और वो कौन कौन से लाइकेन है उनके नाम याद रखना। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स इज यूज फॉर द कैटेगरी ऑफ सब फैमिली इन प्लांट टेक्सोनोमी। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा है, इसने पूछा है सब फैमिली का। किसका पूछा है? सब फैमिली का। करो इसको सोल्व, इससे इजी क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता टेक्सोनोमी के अंदर, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो।
जहां तक मुझे याद आ रहा है इस प्रकार की कोई सफिक्स टैक्सोनॉमी होता ही नहीं है, जहां तक मैंने पढ़ा है। अब देखो इसमें आपके एक दे रखा है एसी, ये तो आपको पता है नहीं, अपन एसी कहाँ लगाते, अपन लगाते हैं फैमिली के पीछे, अपन कहाँ लगाते हैं, एसी जो सफिक्स होता है वो अपने आता है फैमिली के पीछे, जैसे पोइसी एस्टेसी उसके पीछे आता है सफिक्स। ओईडी कहाँ आता है, ओईडी आपके आता है सब फैमिली के पीछे। जो सब फैमिली होती है, फैमिली के अंदर ही सब फैमिली, उसमें भी सब फैमिली कौन सी, सीड प्लांट की। मतलब जो सीड प्लांट कौन कौन से, जैसे आपके जिम्नोस्पर्म और जैसे पोइसी है एस्टेसी है, उसमें ये आपके ओईडी आएगा। आपने पढ़ा होगा लेग्यूमिनेसी के अंदर सब फैमिली होती है, पेपिलिनोइडी, सीजलपिनोइडी, तो ये सब फैमिली में आएगा। और जो आपके आईडी, ये जो ओईडी होता है ये आपके लगता है सब क्लास के पीछे, किसके भी लगता है, सब क्लास, ये लगता है सब क्लास। और भी खूब है सफिक्स, जैसे आपके किंगडम का अलग होगा, डिवीजन का अलग होगा, ऑर्डर का अलग होगा, जैसे ऑर्डर में एल्स आता है, जीनस के पीछे इन अम अस वो आते हैं, ये सब आपको आपने पढ़ रखे होंगे। यहाँ इसने पूछा है कि सब फैमिली के लिए, तो सब फैमिली के लिए आता है एसी, सब फैमिली के लिए आएगा ओईडी। और सब फैमिली में कौन सी सब फैमिली, सीड प्लांट की। सीड प्लांट कौन कौन से, मुख्य रूप से एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। आया समझ में ये। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, कोई शायद 10-12 बार ये क्वेश्चन आ गया हर्बेरियम सीट का, और ये आप सबको आता होगा हर्बेरियम सीट के बारे में। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में 2 बार आ गया, फर्स्ट ग्रेड में ये आपके एक बार आ गया। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 एग्जाम 2020 और जो मैंने दिया ये 23, इसमें बैक टू बैक क्वेश्चन आया। उसके बाद वापस अभी हुआ 2024, उसमें भी ये वापस क्वेश्चन आया। उसके बाद एसीएफ का एग्जाम हुआ, उसमें भी क्वेश्चन पूछ रखा। तो मतलब 7 एग्जाम हुए राजस्थान में बायोलॉजी के, उन 7 एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा, सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट आ रखा क्वेश्चन ये। अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ तो इसने पूछ रखा हर्बेरियम सीट का आकार। जब हर्बेरियम सीट के साइज की बात आती है, अगर वो आपको पूछे इंच के अंदर, ध्यान रखना, अगर वो आपको इंच में पूछे तो आपको ध्यान रखना 11.5 इंटू 16.5 इंच। अगर आपको पूछे सेंटीमीटर के अंदर, किसमें पूछे, सेंटीमीटर में, तो आपके सामने ये बड़ा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर ये बड़ा 28.75 सेंटीमीटर इंटू 41.25 सेंटीमीटर। आया समझ में, ये आपके इसके अंदर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब आपने देखा होगा जो हर्बेरियम सीट होती है, ये जो हर्बेरियम सीट है आपने ऐसे देखी ना, आपने ऐसे लैब में बनाई होगी बीएससी एमएससी में, इस सीट के यहाँ पर एक लेबल लगा होता है। ये जो लेबल होता है इसकी साइज क्या होती है, इसकी साइज होती है, अभी तक पूछी नहीं है, 4.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर, 4.5 इंटू 7.5 सेंटी, इस लेबल की साइज होती है। इसकी साइज क्या होती है, तो ये तो आपके हो जाएगा 28.75 सेंटीमीटर, ये आपके हो जाएगा 41.75। अगर आपको इसको इंच में लेना तो आप ऐसे ले लो, 11.5 16.5। इतनी बार क्वेश्चन आ रखा है, हजार यहाँ पे 10-12 बार क्वेश्चन आ गया राजस्थान के अंदर ये, तो ये आपके उसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करो, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब सॉल्व करो, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नोमेनकल्चर इनकरेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसने पूछा है कि नामकरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो पूछा है कि साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड एंड इटैलिक, हाँ ये बात सही है, अगर आप कंप्यूटर से लिख रहे हो तो आपको प्रिंट करना है, अगर आप हाथ से, सॉरी हाँ ये मतलब अगर आप प्रिंट कर रहे हो तो आपको वहां पर इटैलिक लैंग्वेज में लिखना है, ये बात सही है, मतलब आप कंप्यूटर से लिख रहे हो तो ये बात भी सही है। इसने पूछा गलत का, जेनेरिक नेम ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर एंड वेयर स्पेसिफिक नेम विद द स्मॉल लेटर, ये बात भी सही है। ये उसका बाइनोमियल सिस्टम था जो लिनियस ने कहा था अपनी बुक स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर 1 मई 1753 को। फिर है साइंटिफिक नेम व्हेन टाइप या हैंड रिटन शुड बी अंडरलाइन, हाँ ये बात भी सही है, जब आप किसी प्लांट का साइंटिफिक नेम या एनिमल का लिख रहे हो उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है, लेकिन उसके पीछे अगर किसी आप साइंटिस्ट का नाम लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन नहीं करना है, और वो आपको नॉर्मल नेम लिखना है। जैसे हम लिखते हैं ना मैंजीफेरा इंडिका, आपने हाथ से लिखा, आपको जीनस और स्पीसीज को अलग अलग अंडरलाइन करना है। लेकिन अगर आपने उसके पीछे, जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिनियस ने नाम दिया था, तो आप पीछे लिखोगे लिन, लिखोगे लिन, आपको इटालिक नहीं लिखना है, नीचे तक अंडरलाइन करनी है, वो नॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है साइंटिस्ट का नाम। फिर उसके बाद है साइंटिफिक नेम, ये हो गया, ये बात भी सही है। ये कह रहा है टोटोनिम्स आर परमिसिबल इन बायोनोमियल नोमेनकल्चर, यहां से क्वेश्चन ने कंडीशन पैदा कर दी। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन से डिलीट हुआ था ना, नहीं डिलीट नहीं हुआ था, ठीक है, कौन सा कथन गलत है, अब पता नहीं ये गलत क्या हुआ। इसका आंसर आपके हो जाएगा ये, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब आप देखो, अगर पेपर होता बॉटनी का,
अगर पेपर होता, अभी आप ये तो हमारे फर्स्ट ग्रेड के, अगर ये पेपर होता असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का, वहां ये पूछता कि टोटोनिम आर परमिसिबल इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो मुझे पता है कि आपको पता है कि बॉटनी के अंदर टोटोनिम को मान्य नहीं किया जाता है। टोटोनिम आपने पढ़ा, मतलब ये जब जीनस तथा स्पीसीज का नाम सेम हो, जैसे गजेला गजेला, तो ये जूलॉजी के अंदर टोटोनिम, जूलॉजी के अंदर टोटोनिम मान्य है। जैसे आपके उसमें नाजा नाजा सांप का होता है, अगर जूलॉजी का पेपर होता वहां ये आता क्वेश्चन, तो वहां ये बात एकदम सही होती कि जूलॉजी के अंदर टोटोनिम को वैलिड माना जाता है, लेकिन अगर बॉटनी के अंदर टोटोनिम को वैलिड नहीं माना जाता है। ये क्वेश्चन, ये पेपर है फर्स्ट ग्रेड का, तो फर्स्ट ग्रेड में बॉटनी जूलॉजी दोनों आते हैं। यहाँ पर हम ये से भेदभाव नहीं कर सकते ना भाई उसमें, तो यहाँ पर इसलिए ये लाइन गलत है। तो अगर ये ऐसे देता है ना कि टोटोनिम बॉटनी के अंदर इनवैलिड है तथा जूलॉजी के अंदर वैलिड है, तो हम मानते हैं ये बात सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये सॉल्व करो। टेक्सोनोमिक हायरार्की रेफर टू, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन वापस दे रखा कि जो टेक्सोनोमी जो हायरार्की होती है वो क्या क्या हमें बताती है। तो स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, हाँ ये बात सही है। ए ग्रुप ऑफ सीनियर टेक्सोनॉमिस्ट हु डिसाइड द नोमेनक्लेचर ऑफ, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड, नहीं ऐसा कुछ नहीं इसके अंदर। ए लिस्ट ऑफ बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट हु वर्क इन टेक्सोनॉमी, कैसा होता है क्या, आपने पढ़ा होगा ना, कोई टेक्सोनॉमी हायरार्की मतलब क्या आपने पढ़ा होगा, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये इसके बारे में बात कर रहा है। तो हमें पता है कि ये पौधों व जंतुओं के वर्गीकरण हेतु एक श्रेणियों की क्रमबद्ध व्यवस्था है। क्या इसके अंदर बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट के नाम दे रखे हैं, नहीं दे रखे हैं, इसका मतलब ये भी गलत है, इसका मतलब ये सही है, इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक अच्छा क्वेश्चन आया वापिस आपके सामने। क्वेश्चन पूछा है कि जब एक, अब देखो आप पहले इसको सॉल्व करो, फिर मैं बता देता हूँ आपको। इसको सॉल्व करो, जिसको आता है वो सॉल्व कर देगा, जिसको नहीं आता है तो आप देख लो। अब देखो, आप अपन पढ़ते हैं जीनस, जब जीनस की बात आती है तो जीनस में हम लोग ये मतलब वंश, जब वंश की बात आती है हम लोग ये कहते हैं कि इस वंश के अंदर एक ही प्रकार के, इस वंश के अंदर इसमें जो जो स्पीसीज होगी उन मतलब सॉरी, तो मैं यहाँ नहीं करूंगा। अब देखो आप, एक एग्जाम्पल आता है मोनोटिपिक, क्या वो आपको वैसे ये यहाँ का मैटर नहीं है, वो एक शब्द है मोनोटिपिक। मैं बोल रहा हूँ गिंको बाइलोबा, गिंको एक जीनस है, बाइलोबा उसकी स्पीसीज है। और आपने जिम्नोस्पर्म में ये भी पढ़ा होगा कि गिंको बाइलोबा का इसके अलावा और कोई प्लांट नहीं है, मतलब गिंको की एक ही स्पीसीज है बाइलोबा, उसके अलावा और कोई प्लांट नहीं। मैं बोलता हूँ होमो सैम्पियंस, मैंने बोला होमो सैम्पियंस, मतलब इस अर्थ के ऊपर जीनस होमो की स्पीसीज एक ही है सैम्पियंस, बाकी और कोई स्पीसीज आपने आप तक नहीं पढ़ी होगी। तो होमो सैम्पियंस मतलब केवल किसी जीनस की अगर एक ही स्पीसीज हो, ओनली सिंगल स्पीसीज, उसको हम बोलेंगे मोनोटिपिक। तो इसका मतलब जब किसी सिंगल स्पीसीज, जब किसी जीनस की सिंगल स्पीसीज हो उसको बोलेंगे मोनोटिपिक। इसका एग्जांपल आपके हो जाएगा गिंको बाइलोबा। क्या एग्जांपल है, आपने पढ़ा होगा तो गिंको बाइलोबा होता है, इसकी केवल एक ही स्पीसीज होती है इस पूरे अर्थ के ऊपर और कोई नहीं, तो ये आपकी हो जाएगी मोनोटिपिक स्पीसीज। फिर आता इसका ऑपोजिट है पॉलीट्रोपिक। क्या इसका ऑपोजिट है पॉलीट्रोपिक, जब एक ही जीनस की, जब एक ही जीनस की एक से अधिक, एक से अधिक स्पीसीज होती हो, एक से अधिक स्पीसीज होती हो, या एक से अधिक सब स्पीसीज होती हो। क्या है, जब एक ही जीनस की एक से अधिक स्पीसीज होती हो या सब स्पीसीज होती हो। जैसे एग्जांपल, जैसे एक आपके, जैसे आपके एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आपका एक है टाइगर और एक है लॉयन, दोनों का जीनस क्या है पैंथेरा, लेकिन दोनों की स्पीसीज अलग अलग है। आया समझ में, मतलब एक ही जीनस की एक से अधिक स्पीसीज, उसको हम बोलेंगे पॉलीटिपिक। तो पॉली का मतलब एक से अधिक, मैनी, मोनो का मतलब एक। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, वे जातियां जिनमें दो या दो से अधिक उपजातियां पाई जाती हो, तो हमें पता है कि ये पाई जाती है पॉलीटिपी के अंदर, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में दे रखा है जब एक ही जीनस की एक से अधिक स्पीसीज यानी एक से अधिक जातियां होती हो या एक से अधिक इसकी सब स्पीसीज होती हो, तो ये दे रखा है, इसका हो जाएगा आपके पॉलीटिपिक। अब उसके बाद एक आपके इसमें आता है एलोपेट्रिक, आता है एक शब्द आता है आपके इसमें एलोपेट्रिक। अब एलोपेट्रिक का मतलब क्या होता है, एलोपेट्रिक का मतलब होता है जियोग्राफिकल
जो जियोग्राफिकल एरिया है अगर वो डिवाइड हो जाए तो उस जियोग्राफिकल एरिया के डिवाइड होने से अगर न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हो तो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये एक कोई माउंटेन था ना, जैसे ये एक कोई पर्वतमाला है, जैसे एग्जांपल अपन एलोपैथी का, जैसे ये हमारी एक कोई पर्वतमाला है ना, ये एक कोई माउंटेन है, यहाँ पर कई प्रकार की बर्ड्स पाई जा रही है, यहाँ पर एनिमल्स भी है, कई प्रकार की बर्ड्स है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, और जब जब डेवलपमेंट हुआ तो क्या किया गवर्नमेंट ने इसके बीच में क्या बना लिया, या कोई अपना सड़क बना ली, मतलब फिजिकल बैरियर डाल दिया। हो सकता है यहाँ कोई रेलवे लाइन निकल गई, कुछ भी हो गया हो, ये पर्वत दो हिस्सों में टूट गया, मतलब जियोग्राफिकल इसके अंदर डिवाइडेशन हो गया, ये जियोग्राफिकल आइसोलेट हो गई। यहाँ पर जो स्पीसीज पहले पाई जा रही थी इस जियोग्राफिकल एरिया के टूटने से पहले, वो सब एक ही जाति की थी। लेकिन जब जियोग्राफिकल आइसोलेट हुआ, जब भौतिक उसके अंदर विभाजन हुआ उस एरिया के अंदर, तो ये स्पीसीज अपने आप के, ये स्पीसीज इधर रह गई, ये स्पीसीज इधर रह गई। अब समय के साथ में इस स्पीसीज ने अपने अंदर मतलब एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज किया, तो यहाँ से एक नई स्पीसीज का निर्माण हो गया। तो जियोग्राफिकल एरिया के आइसोलेट होने से, मतलब उनके अलग अलग होने से, अगर एक ही स्पीसीज से समय के साथ में दूसरी स्पीसीज बनती है एनवायरमेंट के कारण, उसको हम बोलेंगे एलोपैट्रिक स्पीसीज। देखो नाम लिखा हो ना, विस्तानिक यानी विस्थापन होना। फिर अगला है सिबलिंग, सहोदर। सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब ये होता है कि दो स्पीसीज है, दो वो आपस में मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर है। ध्यान से सुनना, दो स्पीसीज जब आपस में मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होती है, लेकिन जेनेटिक थोड़ी बहुत उनमें जेनेटिक चेंज होती है, या मैं कह सकता हूं कि मॉर्फोलॉजिकल सेम तथा वो रिप्रोडक्टिवली या उनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं होता, उसको हम बोलेंगे सिबलिंग। आया समझ में? जब मतलब मॉर्फोलॉजिकल सेम है लेकिन जेनेटिक वो अलग अलग होती है, या उनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे ये इसको हम बोलते हैं ना, ये मेरा सहोदर भाई है, मतलब सहोदर भाई का मतलब क्या हुआ, सहोदर भाई हम किसको बोलते हैं, तो मतलब दोनों की माँ एक नहीं हो, मतलब दोनों की मम्मी एक नहीं है, उसको हम बोलते हैं सहोदर भाई। और इसका मतलब दोनों दिखने में एक हो सकते हैं, दोनों दिखने में एक हो सकते हैं, लेकिन दोनों का जेनेटिक मटेरियल अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों भाइयों की मदर अलग अलग होती है, उसको हम सिबलिंग बोलते हैं। लेकिन देखो पेरेंट्स एक हो भाई, जैसे अपन ऐसे एग्जांपल ले कि भाई उनका जो पिताजी है वो एक ही है, लेकिन मदर अलग अलग है। अगर एक फर्स्ट वाली मदर से जो बच्चा पैदा होगा वो भी उसका भाई होगा, तो सेकंड वाले से वो भी उसका, क्योंकि दोनों का पिताजी एक ही है। दोनों की मॉर्फोलॉजी सेम हो सकती है, वो दिखने में थोड़े बहुत सेम हो सकते हैं, लेकिन जेनेटिक उनकी पूरी अलग होगी, क्योंकि दोनों का जो ओरिजिन हुआ वो अलग अलग मदर से हुआ है। तो सिबलिंग का मतलब जब दो स्पीसीज मॉर्फोलॉजिकल सेम हो और जेनेटिकली तथा उनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं होता हो, मतलब जेनेटिकली अलग अलग होती हो, उसको बोल सिबलिंग। यहाँ पूछा है दो से जाति, इसका होगा एलोपैट्रिक। इसको सोल्व करो, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 2000 शायद ये 2022 वाले एग्जाम का है, या आपकी 24 वाले का। तो क्वेश्चन बड़ा लेकिन बिल्कुल सिंपल है, अच्छे से पढ़ना। इसने पूछा हमें सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस दैट कंटेन ड्राई प्रिजर्व एंड प्रिजर्वेट प्लांट स्पेसिमेन ऑन द सीट प्लांट स्पेसिमेन। ये बात सही है कि हर्बेरियम को हम ड्राई गार्डन बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। फिर एक की इज द टेक्सोनॉमिकल एड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, ये हमने कल पढ़ा था, कल भी हमारा ये 2011 वाले पेपर का ये क्वेश्चन था, ये बात भी सही है। थर्ड, म्यूजियम हैज ए कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, ठीक है। अगला है बॉटनिकल गार्डन हैज ए कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। जैसे जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, प्लांट पाए जाती है, प्लांट के ऊपर एक ऐसा एक उस पे लेबल लगाती है, जिसके ऊपर उसका लोकल नेम लिखते हैं, उसका बॉटनिकल नेम, उसकी फैमिली लिखते हैं, मतलब प्लांट बॉटनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना म्यूजियम के अंदर लिविंग कलेक्शन नहीं होता है, म्यूजियम के अंदर नॉन लिविंग प्लांट और एनिमल का कलेक्शन होता है, न कि लिविंग का होता है। इसने गलत का पूछा है, यहाँ दे रखा लिविंग, तो ये गलत बात है, इसका हो जाएगा आपके थर्ड। फिर पूछा है दो जंतु, इस क्वेश्चन को सोल्व करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दो जंतु जो समान जगत के हैं लेकिन अलग अलग वर्गों के हैं, उन्हें समान किस श्रेणी रखा जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, जिसको आता हो सोल्व करो, जी तो बाकी मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ जंतु की बात हुई, इसका मतलब हम यहाँ फाइलम लेंगे।
जिसको नहीं आता वो पहले अभी दे देखो। अब मैं एक आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दो प्लांट, मैं पूछ रहा हूँ कि दो प्लांट है, मैंने क्वेश्चन पूछा है कि दो प्लांट है, वो प्लांट एक ही किंगडम से बिलोंग करते हैं। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि दो प्लांट की स्पीसीज वो एक ही किंगडम से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब जैसे मैंने कहा एक प्लांट है वीट मेरे पास, एक प्लांट है वीस, और दूसरा प्लांट मेरे पास क्या है, आपके राइस है। एक प्लांट है मेरे पास वीट और दूसरा प्लांट मेरे पास है राइस है। तो मैंने ये बोला कि मेरे पास दो प्लांट है, अभी उस क्वेश्चन को छोड़ो आप, दो प्लांट है, ये दोनों प्लांट एक ही किंगडम से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये दोनों प्लांट ही किंगडम से बिलोंग करेंगे। फिर मैं बोल रहा हूँ ये जो अलग अलग वर्गों के हैं, अलग अलग वर्गों के, टू एनिमल्स हु बिलोंग टू सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लास, बट डिफरेंट क्लास, ठीक है, डिफरेंट क्लास। हाँ, ये बाद में, अभी देखो दो प्लांट है वो एक ही किंगडम से बिलोंग करते हैं प्लांट ही, लेकिन ये इन दोनों की जो फैमिली है, सॉरी इन दोनों का जो ऑर्डर है, इन दोनों की जो फैमिली है अलग अलग वर्गों में रखा गया है, अलग अलग वर्ग में रखा गया है ना। दो प्लांट तो एक ही किंगडम से बिलोंग करते हैं, एक मिनट रुकना। इसकी जगह मैं एक मैंने राइस ले लिया, या मैं दूसरा ले देता हूँ आपके वीट, वीट के साथ में मैंने आपके यहाँ पे ले लिया जैसे सनफ्लावर है ना, सनफ्लावर, अब ये आपका हो जाएगा। दो अलग अलग प्लांट है, वो एक ही किंगडम से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग, ये इन दोनों की फैमिली अलग अलग है। वापस सुनना, क्योंकि वीट प्लांट है, वीट की फैमिली होगी पोइसी, इसका मतलब इसकी फैमिली अलग है। हमारे पास सनफ्लावर है, हेलियंथस है, जो सूर्यमुखी होती है उसकी जो फैमिली होती है वो आपने पढ़ा होगा कंपोजिटी या एस्ट्रेसी होती है, ये हमने पढ़ रखा होगा, कंपोजिटी या एस्ट्रेसी होती है। तो वापस सुनो, दो प्लांट एक ही किंगडम से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी फैमिली अलग अलग है। अब आपको ये बताना है कि इन प्लांट का सेम क्या होगा, इनका ऑर्डर सेम होगा, क्लास सेम होगी या फाइलम सेम होगा, या इनकी जीनस सेम होगा या स्पीसीज सेम होगा। तो ध्यान रखना, ये जो प्लांट होते हैं, जो वीट प्लांट है ये भी आपके पोएसी का है और सनफ्लावर भी पोएसी का है। अब आप मुझे बताओ, जो वीट प्लांट है, वीट प्लांट जब नीचे जाएगा तो इसका जीनस क्या होगा, जीनस अलग होगा ना, उसका जीनस अलग होगा, सनफ्लावर का हेलियंथस होगा जीनस, मतलब नीचे जाएंगे इससे हम नीचे जाएंगे तो इसके अंदर नीचे जाने पर इनके जो करेक्टर वो अलग होते जाएंगे। लेकिन जब हम ऊपर आएंगे तो ये हो सकता है कि वीट प्लांट का और सनफ्लावर प्लांट का मे बी पॉसिबल है कि ऊपर जो ऑर्डर होगा वो सेम हो सकता है। आया समझ में, ऊपर ऑर्डर सेम हो सकता है, इनकी क्लास सेम हो सकती है, इनका डिवीजन सेम हो सकता है क्योंकि ऊपर किंगडम सेम है। लेकिन जैसे ही हम फैमिली से नीचे जाएंगे तो वीट का जीनस अलग आएगा, उसका जीनस अलग आएगा, फिर उसके नीचे उसकी स्पीसीज अलग आएगी। तो नीचे जाने पर उनमें डाइवर्सिटी ऐसे ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि नीचे जाने पर समानता बढ़ती है। इसी सेम क्वेश्चन को यहाँ से पूछा है, इसने पूछा है कि दो जंतु है, दो जंतु है, इनको समान जगत में रखा गया, मतलब समान किंगडम में रखा गया है। यहाँ पर दो जंतु है, इनको समान किंगडम में रखा गया है, लेकिन अलग अलग वर्ग, वर्ग को इंग्लिश में क्लास, लेकिन इनको अलग अलग क्लास में रखा गया है, इनके लिए अलग अलग क्लास है। ये ए जंतु, ये बी जंतु, ए और बी जंतु है, उनकी उनका किंगडम एक है, लेकिन इनकी क्लास अलग अलग है, इनकी क्लास अलग अलग है। फिर पूछा है, फिर इसने पूछा है कि क्लास अलग अलग है, फिर पूछा है कि कौन सी जो कैटेगरी है वो सेम हो सकती है। अब आपको ये पता करना है इनमें से कौन सी कैटेगरी है वो सेम हो सकती है। तो मैंने आपको अभी बताया था, इसके जो नीचे आएगी, क्लास के जो नीचे आएगी वो सब अलग अलग होगी, और इसके जो ऊपर आएगी वो सब सेम होगा। तो इसके ऊपर कौन सी है, फाइलम है, तो इसका हो जाएगा फाइलम, आपके राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। In the five kingdom classification of Whittaker, there is no mention of organism like virus and viroids। ये बात सही है कि विटेकर ने अपने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस तथा वायरोइड को शामिल नहीं किया था। ये आप सभी को पता है कि वायरस तथा वायरोइड्स को उसने शामिल नहीं किया था। उसके बाद उन्होंने क्यों नहीं किया था, क्योंकि वायरस तथा जो वायरस होते हैं वो आपके ए सेलुलर है। कैसे होते हैं ये नॉन सेलुलर है, मतलब ये ए सेलुलर होते हैं, इसलिए शामिल नहीं किया। इसका मतलब कथन भी सही है और कारण उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 की जो
assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion। कथन कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, दोनों सही बात है, उसका 1 नंबर सही हो जाएगा ये आपके। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सोल्व करो अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो। क्वेश्चन आपको क्या करना है, इसमें गलत क्या हो देखना है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट इन द एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। ये कह रहा है कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को आप किसी भी तल से एक से अधिक भागों में बांट, जाइगोमॉर्फिक प्लांट को आप केवल एक ही तल से बराबर भागों में बांट सकते। जैसे मैं हूं, अब अगर वुमन को अगर वो बराबर भागों में बांटना, तो हमारे पास एक ही एक्सिस है, जब हम इसको यहां से काटेंगे एक ही प्लेन है, इसको हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। इसका मतलब जाइगोमॉर्फिक केवल एक तल होता है, और यहाँ क्या लिखा है, किसी भी तल से, है ना, किसी भी तल से नहीं, केवल एक तल से, किसी भी तल से नहीं, केवल एक तल से। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। इन साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन द फ्लोवर, हेंस ग्रोथ इन लिमिटेड। ये हमने कल पढ़ा था कि साइमोस में उस पेडंकल की या फ्लोवर एक्सिस की ग्रोथ लिमिटेड होती है, इसका मतलब ये बात सही है। इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ये इसका उल्टा होता था, ये बात भी सही है। और फिर आगे दे रखा है, फ्रूट इज ए मैच्योर या राइपेंड ओवेरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये बात भी सही है कि फ्रूट ओवेरी से बनता है, मतलब ओवेरी के मैच्योर होने से। पूछा क्या था, कौन सा गलत है, तो हमें पता है कि गलत स्टेटमेंट क्या है, जाइगोमॉर्फिक वाला, ये गलत है, क्योंकि ये जो दे रखा ना, ये एक्टिनोमॉर्फिक की डेफिनेशन दे रखी है, और आगे इसने दे रखा जाइगोमॉर्फिक, तो ये गलत बात है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। अभी लैब असिस्टेंट में आया, और ये आपके फर्स्ट ग्रेड में आ रखा है, सेकंड ग्रेड में आ रखा है कि कौन सा फाल्स है, तो आपको पता है कि जो एप्पल होता है ये इसके थैलेमस से बनता है। इसको सोल्व करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर ऑफ फ्लावर ऑफ फैमिली ऑफ रैननक्लेसी, है ना, ये रैननक्लेसी फैमिली से आ रखा है आपके, ये रैननक्लेसी फैमिली का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। रैननक्लेसी क्वेश्चन का, इसको सोल्व करो, पूरे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, इसको सोल्व करो आप, अच्छा क्वेश्चन है ये। रैननक्लेसी फैमिली का है। इसने पूछा है कि कौन से पुष्प का लक्षण नहीं है। अब आपको यहाँ से ये समझ आ रहा है कि आपको फैमिली में क्या क्या पढ़ना है। देखो, प्रत्येक फैमिली के आपको पढ़ना है कि वो टेट्रामर है या पेंटामर है। रैननक्लेसी डाइकोट फैमिली है, तो हमें पता है कि रैननक्लेसी डाइकोट फैमिली, तो डाइकोट के अंदर ये पेंटामरस होती है, इसका मतलब ये बात सही है। स्टेमन इंडेफिनाइट, हाँ, इसके अंदर स्टेमन की संख्या एक से अधिक होती है, मतलब कई सारे होते हैं, और ये फ्री होते हैं, और ये एडनेट, एडेसिव और एक्सट्रोज, ऐसे मतलब जैसे पोएसिम इंट्रोस होते हैं, मतलब उससे सेंटर की ओर होते हैं, उनका मुंह इधर होता है, कल में पढ़ा था, और रैननक्लेसी के अंदर उनका मुंह ऐसे बाहर की ओर होता है, एक्सट्रोज होते हैं, तो ये बात भी सही है। टेट्रामरस नहीं होते हैं शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जो टेट्रामरस फ्लोर आपके होते हैं वो कंपोजिटिव फैमिली में होते हैं। किसमें होते हैं, कंपोजिटिव फैमिली के अंदर है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। इसका ये गलत है, ये तो मुझे पक्का पता, लेकिन ये किस फैमिली का है, एकमात्र शायद कंपोजिटिव फैमिली है, उसके अंदर टेट्रामरस फ्लोर होते हैं। और फिर गाइनोसियम विथ मैनी फ्री कार्पल्स, हाँ, ये बात भी सही है कि गाइनोसियम के अंदर कई सारे फ्री कार्पल्स होते हैं, और जो ओवेरी होती है वो आपकी सुपीरियर होती है। इसका मतलब ओवेरी अगर सुपीरियर, तो फ्लोर कैसा होगा, हाइपोगाइनस होगा। एंड वन सेल, ये बात भी सही है, इसका मतलब ये बात भी सही है। पूछा इसने क्या था, गलत कौन सा है, तो ये इसका गलत है, इसका ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। ये ऐसे क्वेश्चन आते फैमिली से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट फैमिली। एपीएससी करो इसको सोल्व, एपीएससी के बारे में पूछ रखा है। तो देखो आपको पता है कि एपीएससी फैमिली का दूसरा नाम है अम्बेलिफेरी फैमिली। जब अम्बेलिफेरी फैमिली क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसके अंदर अम्बेल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। इसका मतलब इसने पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, ये तो सत्य है। कैलिक्स इज यूजली 5 इन कॉन्सिपियस टीथ या नैरो सर्कुलर रिज, ये बात भी सही है, ये इसकी स्पेशल विशेषता है ना, इसके कैलिक्स की 5 डिस्टिंक्ट पेटल्स अल्टरनेटिंग विथ 5 स्टेमन, ये बात भी सही है इसकी। और उसके बाद में स्टाइलोपोडियम, मैंने आपको कल बताया था, स्टाइलोपोडियम इसे एपीएससी में पाया जाता है, ओवेरी के ऊपर वाले पार्ट के ऊपर, वो पॉलिनेशन के अंदर हेल्प करता है नेक्टर को सीक्रेट करके, ये बात भी सही है। इसका मतलब सब स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब ये क्वेश्चन ही आरपीएससी ने क्या कर दिया था, डिलीट कर लिया था। तो फैमिली, देखो फैमिली से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप देख लो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो उसके फ्लोवर से संबंधित है, फ्लोवर के अंदर भी गाइनोसियम और एंड्रोसियम से मतलब
उससे एंड्रोसियम या गाइनोसियम से रिलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। तो ये क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट किया था। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है ना, तो ध्यान रखना इसमें कौन सा कथन सही है। ये क्वेश्चन सही है कि सेंट्रल जो नेशनल हर्बेरियम है वो आपके कोलकाता के अंदर है। आप मुझे बताओ ये कहाँ पर है? तो आपको पता है कि लोयड बॉटनिकल गार्डन जो है ये आपके दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के अंदर है। उसके बाद में ये आपका सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम ये आपके कोलकाता के अंदर है। हर्बेरियम ऑफ रॉयल बॉटनिकल गार्डन आपको पता है कि रॉयल क्यू इंग्लैंड के अंदर है, न कि न्यूयॉर्क के अंदर है। और फिर है हर्बेरियम ऑफ नेशनल बॉटनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन शिलोंग। ये नेशनल, ये शायद आपके, ये नेशनल बॉटनिकल गार्डन ये आपके शायद देहरादून के अंदर है, ये फॉरेस्ट वाला देहरादून के अंदर है या कलकत्ता के अंदर, एक बार देख लेना ना इसका आंसर क्या है। बाकी इसका ये सही है, द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इज लोकेटेड एट कोलकाता। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा समूह बेसिडियोमाइसीटीज का नहीं है? बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर आपको आपने फंगी पढ़ी है तो आपको पता है कि एस्परजिलस है, क्लेविसेप्स है और न्यूरोस्पोरा ये आपके एस्कोमाइसीटीज के एग्जाम्पल है। इसका मतलब ये नहीं है। हेलियोसिस, साइपेरिया और म्यूरेक्स, इसका मुझे नहीं पता है। अगेरिकस, अस्ट्रिलेगो और पक्सिनिया। अगेरिकस अच्छा हाँ, ये बेसिडियोमाइसीटीज के है। अगेरिकस जिसको हम रिंग फंगी बोलते हैं। फिर अस्ट्रिलेगो आ गया जो आपके रस पैदा करता है। ये आपकी पक्सिनिया आ गया जो गेहूं के अंदर उसमें ये रस साइकिल चलती है, ये स्मट करेगा। अस्ट्रिलेगो करता है स्मट रोग, पक्सिनिया करता है रस्ट डिजीज। फिर ये म्यूकर है, राइजोपस है, एल्बुगो ये आपकी फाइकोमाइसीटीज के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। सिमेट्री फ्लोवर आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आरपीसी ने फिर से इसी क्वेश्चन को वापस क्या कर दिया, आपकी डिलीट कर लिया, क्योंकि किसी फ्लोर में एसिमेट्रिकल है, किसी में सिमेट्री पाई जाती है। मतलब जैसे आप अपन लोग ये पढ़ते हैं जैसे जाइगोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक है या एसिमेट्रिकल है, तो ये अलग अलग प्लांट में पाई जाती है। जैसे आपके कहना होता है एसिमेट्रिकल होता है, तो इसी क्वेश्चन में ये पता नहीं पड़ रहा है कि यहाँ जाइगोमॉर्फिक बताना है, एक्टिनोमॉर्फिक बताना है या एसिमेट्रिकल बताना है। तो वापिस से आरपीसी ने इसी क्वेश्चन क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, क्योंकि यहाँ इस ये ऑप्शन ठीक, लेकिन ऊपर क्वेश्चन चेंज करना था, उसको ये पूछना था एसिमेट्रिकल फ्लोवर किसमें होता है, तो कहना के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन सोल्व करो। एपोकार्पस ओवेरी ऑफ फ्लोवर इज विथ। एपोकार्पस ओवेरी का मतलब क्या ये बताना। आपने पढ़ा होगा कि सिनकार्पस और एपोकार्पस। जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा, ये हम ओवेरी की बात कर रहे हैं, मतलब गाइनोसियम की बात कर रहे हैं। मैं ये लिख रहा हूँ कि इसके अंदर 2 कार्पल्स पाए जाते हैं। तो एक कंडीशन मेरे पास ये है कि इसके 2 कार्पल्स मैंने ऐसे लिखे हैं। आपको पता है कि यहाँ पर दोनों कार्पल्स क्या फ्री है, यहाँ पर दोनों कार्पस फ्यूज है। जहां पर दोनों कार्पस फ्यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं सिनकार्पस। जहां पर दोनों कार्पल फ्री है उसको हम बोलेंगे एपोकार्पस। आया समझ में? इसने क्या पूछा है, एपोकार्पस ओवेरी। अब आप मुझे बताओ, अगर जैसे मैंने ऐसे लिखा, अब इसमें आपको क्या पता पड़ेगा, यहाँ पर ये संख्या कार्पल की संख्या 1 है, भले ये फ्री हो तो भी 1 होगा, अगर फ्यूज होगा ये तो भी 1 होगा। इसका मतलब जब संख्या 1 से अधिक होती है अपने कार्पल्स की, तब उसको हम एपोकार्पस के रिगार्डिंग हम उसको समझ सकते हैं। इसका मतलब मैनी कार्पल्स बट फ्री, ये इसका हो जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ मैनी कार्पल्स बट फ्यूज, ये तो ये हो जाएगा, ये तो सिनजेनेसिस है। यहाँ इसने पूछा है एपोकार्पस के बारे में, तो जो फ्री होते हैं और मैनी कार्पल्स हो, एक नहीं मैनी कार्पल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर ऑफ फैमिली एस्ट्रेसी फैमिली। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और एस्ट्रेसी फैमिली के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। ये फैमिली का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। मैं बता देता हूँ, एस्ट्रेसी अपने आप में डाइकोट फैमिली है। डाइकोट फैमिली के हमेशा फ्लोवर, मैक्सिमम फ्लोवर कैसे होते हैं, पेंटामेरस होते हैं, ये बात सही है। फिर फ्लोवर आर इपीगाइनस, हाँ ये बात सही है। अगर इसका फ्लोवर इपीगाइनस है तो हमने कल पढ़ा था ना, अगर फ्लोवर इपीगाइनस है तो इसकी ओवेरी के कैसी हो जाएगी, तो इसकी जो ओवेरी होगी, तो इसकी जो ओवेरी होगी वो आपकी हो जाएगी इन्फेरियर। ये हमने कल पढ़ा था, जब फ्लोवर होता है अगर इपीगाइनस तो ओवेरी होगी इन्फेरियर, अगर फ्लोवर होता है आपके हाइपोगाइनस तो ओवेरी हो जाएगी सुपेरियर। ये बात भी सही है। थर्ड ऑप्शन है ओवेरी इज मल्टीलोक्यूल, नहीं, एस्ट्रेसी के अंदर ओवेरी हमेशा कैसी होती है, यूनिलोक्यूलर होती है। कैसी होती है, यूनिलोक्यूलर होती है। सुपेरियर नहीं, हमने ऊपर पढ़ा था कि इसका फ्लोवर एपिगाइनस होता है। जब फ्लोवर एपिगाइनस है तो उसकी ओवेरी इन्फेरियर होगी।
लेकिन ये भाई कह रहा सुपीरियर, नहीं ये गलत है। फिर फ्लोवर है वॉल्वेट एस्टिवेशन, हाँ ये बात भी सही है, ये पेंटामर्स होते हैं। वॉल्वेट मतलब इसमें जो ये जो कैलिक्स, इसके जो कोरोला है, ये सब इनके जो, सही नहीं बना ना। वॉल्वेट एस्टिवेशन का मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं कोर छादी। आपने पढ़ा होगा वॉल्वेट का मतलब जो इसमें इनका जो एस्टिवेशन होगा, इनके जो किनारे होंगे वो आपस में एक दूसरे को टच करते हुए होंगे, किसी को ओवरलैप नहीं करेंगे। अब इस संख्या में टोटल 5 होते हैं ना, मैंने 4 बनाए हैं, 5 होते हैं क्योंकि इसका फ्लोवर पेंटामरस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवेरी यूनिलोक्यूलर होती है, लेकिन यहाँ दे रखा मल्टीलोक्यूलर। ओवेरी सुपीरियर, सॉरी इंफीरियर होती है, यहाँ दे रखा सुपीरियर। आप इस क्वेश्चन को देखो, आप चारों के चारों करेक्टर फ्लोवर से आ रखे फैमिली के अंदर। इसका मतलब वेजिटेटिव, देखो जैसे फ्लोवर, आप कोई फैमिली पढ़ते हो तो उसमें 3 पॉइंट आते हैं, वेजिटेटिव, उसके वेजिटेटिव करेक्टर, उसके सेक्सुअल करेक्टर मतलब उसके फ्लोवर के करेक्टर, इसके अलावा उसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंट। तो आपने अभी तक कोई इकोनॉमिक इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखा? अभी तक नहीं देखा। आपने वेजिटेटिव को देखा, केवल एक क्वेश्चन आया था। मैक्सिमम क्वेश्चन फ्लोवर के ऊपर आ रहे हैं, और फ्लोवर के अंदर भी कैलिस कोरोला पे कोई एक आधा क्वेश्चन आया है। उसके एंड्रोसियम तथा गाइनोसियम के ऊपर 95% क्वेश्चन उससे आ रहे हैं आपके। तो अभी से अब तो आपके ये क्लियर हुआ होगा ना कि फैमिली के अंदर हमें किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम के ऊपर। अगर अभी भी आप फैमिली नहीं पढ़ पाए हो तो उसके एंड्रोसियम तथा गाइनोसियम को देख लेना। फिर देखो क्या क्वेश्चन पूछा, अगला क्वेश्चन ये हो गया हमारे, ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का। करो इस क्वेश्चन को सोल्व। आज की क्लास का हमारे लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फ्लोवर ऑफ फैमिली पोइसी। पोइसी के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है, ये पूछा है ना। इस क्वेश्चन को मतलब सत्य नहीं है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन को सोल्व करो। सत्य नहीं है ये पूछा गया है, क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। तो फिर से बता देता हूँ, क्या है, कौन सा सत्य नहीं है ना, कौन सा सत्य नहीं है। ये क्वेश्चन आरपीसी ने फिर से इसको डिलीट किया है, क्योंकि गाइनोसिम की संख्या, ये तो ठीक है, गाइनोसिम की संख्या 0, इसमें कार्पस 0 कभी नहीं होती है, कार्पस 1 हो सकती है, 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन को आरपीसी ने वापिस से डिलीट किया है। और यहाँ पर शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है, फ्लोवर इज जाइगोमॉर्फिक। इसका फ्लोवर जाइगोमॉर्फिक होता है, इसकी ओवरी सुपीरियर, ये हाइपोगाइन, ये बात भी सही है। और इसके अलावा इसमें जो इसकी जो ओवरी होती है मल्टीलोक्यूलर सिंगल ओव्यूल। इस क्वेश्चन को आरपीसी ने डिलीट किया है। और इसके अलावा अगर इसको डिलीट नहीं करते, अगर इस क्वेश्चन डिलीट नहीं करते तो इसका राइट आंसर आपके होता ऑप्शन नंबर 1 राइट, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ये गलत दे रखा है ना, ये गलत दे रखा है। और यहाँ पे ये भी नहीं जो इलोडिक्यूल्स होते हैं, ये बात सही है। एंडोसियम भी 3, ये बात भी सही है। गाइनोसियम जो होता है इसकी संख्या 0 कभी नहीं होती है, 1, 2 या 3 कुछ भी हो सकती है। मैक्सिमम टाइम 2 होती है, लेकिन हम ऐसे दिखती है जैसे 1 है। लेकिन इस क्वेश्चन को आरपीसी ने वापस डिलीट किया है, ध्यान रखना। सिंगल ओव्यूल जहां तक, और इसका एक कारण और था मेरे हिसाब से, इसके अंदर जो इसमें ओव्यूल शायद, या तो इसमें ओव्यूल नहीं होता सिंगल, या ये होती है मल्टीलोक्यूलर। एक बार मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मुझे देखना पड़ेगा, काफी टाइम हो गया फैमिली पढ़े हुए। तो इस क्वेश्चन को आरपीसी ने डिलीट किया था। और यहाँ पर क्योंकि गाइनोसियम कभी 0 नहीं होता है, ठीक है ना, आया समझ में। तो हमारा अगर बेस्ट आंसर अगर डिलीट नहीं होता तो हम इसका आंसर 1 नंबर करते। ये आपके क्वेश्चन थे प्लांट फैमिली के क्वेश्चन, जो मैंने आपको पूरे के पूरे सॉल्व करा दिए। अब आपको ये समझ में आया होगा कि प्लांट फैमिली के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है प्लांट फैमिली से रिगार्डिंग, तो आप मुझे पूछ सकते हो कहीं भी, अपना जो टेलीग्राम वहाँ पूछ सकते हो, कहीं पर भी जहाँ पर भी आपको मौका मिले वहाँ आप पूछ सकते हो। अब कल अपन करेंगे बायोस्टेट के बारे में पढ़ेंगे। बायोस्टेटिक जो अपनी यूनिट है, उसके शायद अभी तक फर्स्ट ग्रेड के बायोलॉजी वाले पेपर में आई थिंक 25 क्वेश्चन आ रखे हैं, अपन वो सॉल्व करेंगे एक ही क्लास के अंदर। फिर अपन टेक्निक्स के लेके आएंगे, फिर अपन जूलॉजी एनिमल फिजियो लेके आएंगे। इस प्रकार से कोशिश में ये करूंगा कि एग्जाम तक आपका सिलेबस पूरा हो जाए पीवाईक्यू के रिगार्डिंग। तो आज की क्लास को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस, सॉरी रिविजन पे ज़्यादा ध्यान देना, प्रैक्टिस
दिन में 1 घंटा खूब है, पीवाईक्यू देख लो खूब है। वीडियो उस समय देखना जब आपको जैसे आपका पढ़ने का मन नहीं हो, आप सो रहे हो, आप खाना बना रहे हो, रूम में रहते हो तो, या खाना खा रहे हो, या आप वॉकिंग कर रहे हो। 1 घंटे की क्लास होती है, उसको आप 1.8 के ऊपर करके आराम से देख, क्योंकि आपको लिखना तो है नहीं, आपको समझना ही हो, थोड़ा पढ़ना है, मतलब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ क्वेश्चन ऐसे आते हैं और ऐसे सोल्व करने होते हैं। तो जब जब पढ़ने का मन नहीं हो तब इस क्लास को लगा के देख लिया करो। तो थैंक यू, आप लोग पढ़ते रहिए, एग्जाम आपका धीरे धीरे पास में आ रहा है आपके। मिलते हैं अपन कल की क्लास में।